अगर डाउनलोड ही नहीं या व्हाट्सएप पे कर लीजिए, अगर आप व्हाट्सएप पे कर सकें तो व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर लीजिए। राहुल कहाँ गया? रिफ्रेशमेंट लंच है, रेस्टोरेंट है। आओ फिर आओ, अभी आओ। हमारे हेमंत सर हैं, इनके अंडर में है राहुल। देखो देखो, रिफ्रेशमेंट लेने का अकेले अकेले का। अपने बॉस को सब पूछा नहीं, देखो कुछ कमी कर दिया बदले के लिए। नहीं मुझे नहीं बैठता। और अश्वनी सर है हमारे साथ। अश्वनी सर एयरटेल में वर्किंग है अभी, काफी सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो एक हमने अपनी बात एक नया टॉपिक लिया जो पहले कभी हमने नहीं लिया। अभी तक हम टिकटिंग टूल तो जरूर कराते थे, जो शायद बेसिक आपको उस दिन प्रवेश ने कराया था। प्रवेश जो है हमारा स्टूडेंट है, जिसने उस दिन क्लास ली थी ऑनलाइन मोड में, आप लोगों जो अटेंड करी थी। आप लोगों ने सबने करी होगी ना इसका। तो प्रवेश हमारा स्टूडेंट है 4 साल का, जो कि एक्सेल में वर्किंग है। तो उसके पास क्या सर्विस नाउ का एक्सेस है, तो सर्विस नाउ का लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तो आपको दिखा रहा था उसका सर्विस नाउ का। जनरली वो कॉन्सेप्ट तब ज्यादा क्लियर होता है जब हम इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, तो उनको जब वो इंटरव्यूज देते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं टिकटिंग टूल क्या होता है, प्रायोरिटीज क्या होती है, एसएलए क्या होता है। तो उनके दिमाग में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने आपको तो बस बैठा दिया था मार्च वाले बैच को। मार्च के नहीं, मार्च मेजर तो वो फरवरी वालों के लिए था, जो कि प्लेसमेंट पे इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो ये एक टॉपिक हमने ऐड किया है आपकी बात, थोड़ा सा देखते हैं क्या इसका रहेगा। ट्रायल आपके साथ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं आईटीआईएल। तो आईटीआईएल में क्या होता है, बेसिक चीजें सर आपको बताएंगे, डिटेल बहुत है इसमें। इसका अपना सर्टिफिकेशन होता है आईटीआईएल V4 का, जो कि आप लोगों के यूज का नहीं है कहीं भी। बट इसी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टिकटिंग टूल का भी सर आपको समझाना चाहेंगे, क्या होता है टिकटिंग टूल, बेसिक चीजें आपको बताएंगे। तो आईटीएल क्या होता है, कहाँ यूज में आता है, किस तरीके से आईटीएल में काम करते हैं, क्या पॉलिसीज होती हैं, कई सारे टॉपिक्स उसमें आते हैं। तो देखिए कितना आप सर का बेनिफिट ले पाते हैं इसमें। ठीक है सर, आप स्टार्ट करिए। अभी आप लोग तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट ठीक। तो मैं अश्वनी बैठा और अपना एक्सपीरियंस है मेरा काफ़ी नहीं, और अभी जो है वर्किंग में मैं एयरटेल में आगे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो सीनियर सर्टिफाइड हूँ, आइडिया को सर्टिफाइड। ठीक है, तो आज हम लोग जो वर्कशॉप करने वाले हैं क्या पूरा अबाउट आइडिया है। ठीक है, तो आप लोग मतलब जो मैंने उनसे डिस्कस किया था, आप लोग बीटेक एमसीए बीसीए किया है, थोड़ा सा रेलिवेंट रहेगा। और बाकी अगर कोई और भी डोमेन है तो कोई ऐसा मुश्किल वो नहीं है कि ठीक है। तो हम लोग 4 आवर्स में ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू आइडियल, 4 आइडियल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, रियल लाइफ यूज केसेस एंड इंटीग्रेशन एंड रैपअप। ठीक है, रैपअप पे अगर ठीक है। तो बेसिकली आइडिया क्या है, सेट ऑफ कम आगे आ जाओ, और तो यहाँ जगह पड़ी है। तो आईटीएल बेसिकली क्या है कि हमारा जो आईटीएल है आईटी सर्विस मैनेजमेंट, तो उसमें हम लोगों का ये पूरे प्रोसेस डिफाइन होते हैं, पूरी गाइडलाइंस होती है
कि हम लोगों को किस तरीके से किसी सर्विस पे और किसी अगर आपका कोई भी इंसिडेंट है उससे किस तरीके से वर्क करना है। तो ये उसका पूरा एक सेट प्रोसीजर होता है। इसमें 34 जो है हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। अभी हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के अंदर 6 या 7 प्रिंसिपल्स पे ही बात करेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हैं। तो 1989 पे हमारा आईटीएल का स्टार्टिंग हुई थी और उसके बाद इसके उसमें जो वर्जन 1 आया था, देन इसके एवोल्यूशंस आए, जैसे जैसे जो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इनके उसमें आई, तो उस हिसाब से अनाउंसमेंट हुए और हमारा जो है अभी 2019 में आईटीएल वर्जन 4 इंट्रोड्यूस हुआ है जो प्रेजेंटली चल रहा है। इसके अंदर आप जब डीपली अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो डेवऑप्स, एजाइल और लीन वर्क ये इसके अंदर ऐड हुए हैं वर्जन 4 में, ठीक है। तो इसके बारे में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग वो ये वाला टॉपिक अभी कवर नहीं करेंगे, डेवऑप्स, एजाइल, लीन, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा डीप हो जाएंगे। उसके लिए पहले उन चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग देनी होगी, ठीक है, क्योंकि 4 आवर्स में हम इस पूरे आईटीएल को कवर नहीं कर सकते। तो हमारे इसमें अराउंड 34 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें आपके जनरल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में 14 हैं, सर्विस मैनेजमेंट में 17 हैं, बाकी टेक्निकल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। तो अब हमारा सबसे जो इसका एक पूरा फ्रेमवर्क है वो है कि ये वैल्यू सेंट्रिक है। वैल्यू क्या है? इज ए परसीव्ड बेनिफिट टू कंज्यूमर बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। मतलब हम परसीव्ड अगर वर्ड यूज करें तो उसका थोड़ा सा मीनिंग ये है कि आप कोई एक कंप्यूटर सिस्टम अगर किसी को देते हैं, ठीक है, अब उस मानिए एक फैमिली को आपने दिया, अब 4 मेंबर हैं उस फैमिली के अंदर, चारों का उस कंप्यूटर से बेनिफिट क्या हो। अगर आप सोचें तो अगर एज ए हाउस ओनर आप हैं तो आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर से आपको क्या फायदा होगा अगर आपके घर में इंस्टॉल हो तो आपको है? अगर हम लोग कंप्यूटर इंस्टॉल करते हैं आपके घर पे तो आपको उसका क्या बेनिफिट लगता है? और अगर किसी छोटे बच्चे ने हम लोग सोचे तो और जो किसी आउटसाइड में मतलब हर एक का आप देखेंगे परसेप्शन अलग अलग है। तो इसी तरीके से परसीव्ड बेनिफिट का मतलब है कि आपकी जो यूजेस है हर एक सर्विसेज के या हर प्रोडक्ट के, हर एक मतलब इंडिविजुअल के हिसाब से वो चेंज होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू सेंट्रिक है। और वैल्यू सेंट्रिक मतलब क्या है? हम अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसको क्या वैल्यूज डिलीवर करनी है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो लेना चाहता है। तो हमारा जो ये पूरा एसवीएस फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क पूरा ये डिफाइन करता है कि हमें जो वैल्यू कस्टमर को डिलीवर करनी है उसमें हमारी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हम यूज करें। इसमें गवर्नेंस हो, इसमें सर्विस चेन, ये जो होता है सर्विस वैल्यू चेन हमारा मतलब इसके लिए होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। हमने कोई वैल्यू डिलीवर करी, उसमें कुछ गैप्स आए और कंज्यूमर ने कहा नहीं यार थोड़ा सा इसमें ये मॉडिफिकेशन चाहिए, देन फिर हम उसको वापस से प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन के बाद वापस हम लोग उसको कस्टमर को डिलीवर करते हैं, देन उस पर फीडबैक लेते हैं। तो यानी कि एक तरीके से को क्रिएशन हो गया, पूरा फीडबैक लेते हैं देन डिलीवर करते हैं। तो इसमें हम लोग अपनी जो प्रैक्टिसेस है वो पूरी जो 34 प्रैक्टिसेस की बात हम लोग कर रहे हैं, 34 प्रैक्टिसेस यहाँ पे यूज होती हैं, ठीक है। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे आईटीआई मतलब एसपीएस के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। फोकस ऑन वैल्यू, तो फोकस ऑन वैल्यू के आपको कस्टमर को क्या डिलीवर करना है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अंडरस्टैंडिंग ली नहीं कस्टमर से कि भाई आपको रिक्वायरमेंट क्या है और हम डिलीवर करने चलेंगे, तो ऑब्वियसली कि आप उस टाइम पे जो डिलीवरेबल्स हैं वो आप नहीं डिलीवर कर पाओगे। तो फोकस ऑन वैल्यू, क्या डिलीवरेबल्स है,
और उसके हिसाब से करना है। स्टार्ट वेयर यू आर। स्टार्ट वेयर यू आर का मतलब है कि जब आप कुछ डिलीवर करने जाते हैं तो आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टूल्स और टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होंगी, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग पर्टिकुलर कोई सर्विसेज डिलीवर करने वाले हैं, कोई प्रोडक्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल स्टार्ट से स्क्रैच से स्टार्ट करूं कि भैया मेरा ये प्रोडक्ट डिलीवर करना है, तो मैं यहाँ से बिल्कुल इनिशियल लेवल से चल उसके बाद डेवलप करना हो, तो वो चीज़ नहीं। स्टार्ट वेयर यू आर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या अवेलेबल है। तो इसके लिए हम लोगों के पास एक पूरा नॉलेज बेस हम लोग रेडी रखते हैं कि भी क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। तो वो भी एक नॉलेज मैनेजमेंट भी एक इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रोग्रेस आइटरेटिवली, मतलब इसमें क्या है कि हम अ, जब कुछ डिलीवर कर रहे हैं, मान लिया एक बिग चंक में आप पूरा कस्टमर को लेके जा रहे हैं, आपने कहा मैं आपको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिलीवर करने वाला हूँ, ठीक है, आपने पूरी एप्लीकेशन डेवलप करी, बनाई, और उसके बाद कस्टमर के पास गए, कस्टमर ने 10 कमियां निकाल के आपको दे दी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये 10 प्रॉब्लम्स जो हैं आप वापस जाएंगे, उसमें 2 महीने 3 महीने लगा के फिर आप उस पर काम करेंगे। अगर इसकी जगह हम लोग थोड़ा सा अप्रोच ये लेते कि मेरा एक छोटा सा डिलीवरेबल रेडी हुआ, आई गो टू कस्टमर, बस दिस इज द सर्विस आई डेवलप फॉर यू, तो आप इस पर फीडबैक दीजिए। देन उसने फीडबैक दिया, एक कुछ कमी आई, भाई अभी मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हूँ, अगर कोई भी चेंजेस करने होंगे तो आज की डेट में मेरे लिए वो इजी है उसमें डेवलप करना। अगर वही चीज मैं 6 महीने अपने मेहनत लगाने के बाद उसे फिर से सारा वापस करूंगा तो मेरी कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। तो इसमें यह है कि जितनी बार आप जितने डिलीवरेबल्स रेडी करते हो, शो टू कस्टमर, गेट द फीडबैक एंड डू द चेंज। और यही अगर इसी पर्टिकुलर वर्ड की बात करें तो पूरा एजाइल मेथोडोलॉजी इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपका कस्टमर के साथ जितना इंटरेक्शन होगा, जितना वो एंगेज होगा आपके साथ, उतना आपका प्रोडक्ट जो है फाइनल अच्छे उससे बन जाएगा और टाइमली बनेगा। कोलैबोरेटेड एंड प्रमोट विजिबिलिटी, ये आपका क्या है कि अब नॉर्मली क्या होता है, हमारी मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, 10 अलग अलग टीम्स में उस पर काम करना है एक प्रोडक्ट के ऊपर। वो हमारा जो है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए वो अपना अलग अपने डिपार्टमेंट में जाके काम कर रहा है, एक अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, सब लगे हुए हैं अपना अपना फाइलों में काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कहीं नहीं है। तो क्या होगा, आप बना के लाओगे, आपने देखे होंगे कई मीम्स ऐसे आपके जो है ब्रिज कनेक्टेड है, एंड में जाके जो है ब्रिज कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे यानी कि कोलैबोरेशन का इशू है। तो हम वहां पर क्या करते हैं कि कोलैबोरेट होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बहुत क्रिटिकल केसेस होते हैं और बहुत क्रिटिकल, जब हम किसी सर्विसेज पे या प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग एक वॉर रूम क्रिएट करते हैं। वॉर रूम के अंदर एक राउंड टेबल पे सारे बैठेंगे, देन दे वर्क ऑन पर्टिकुलर, ठीक है। प्रमोट विजिबिलिटी यानी कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सबको कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि आपके पास एक कम्युनिकेशन गया, आपके पास एक गया, इनके पास कुछ गया। थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन सेम कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। थिंक एंड वर्क हॉलिस्टिकली, अब यहाँ पे भी ये ऊपर वाले से ही कनेक्टेड है पॉइंट। अब क्या होता है कि नॉर्मली मेरे को एक सर्विस पे काम करना है, मेरे को सिर्फ ये दिख रहा है कि यार ये सर्विस मुझे डिलीवर करनी है, लेकिन हॉलिस्टिकली उसके अंदर पूरा मेरे को अगर लैंडस्केप पता है उस सर्विस का, तो मैं उसको अपना बहुत बेटर वे में करूँगा। या मैं सिर्फ अपनी सर्विस रेडी करके बैठ जाऊंगा, दूसरा क्या रेडी करके जा रहा है, आपस में कंपेटेबिलिटी बैठ रही है नहीं बैठ रही, आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। कीप इट सिंपल, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है किसी को। जितना सिंपल से सिंपल आप करके चलोगे उतना आप बेटर दे पाओगे। नॉर्मली होता वही है कि हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचते हैं कि हम ये एडिशनल कस्टमर को दे दें, ये एक्स्ट्रा सर्विसेज दे दो। मैं अपनी एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मेन जो है सर्विस या डिलीवरेबल पे मेरा फोकस नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें देने में मैं लगा हुआ हूँ। बाद में एक्स्ट्रा दिया,
कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी जो परसेप्शन थी वो पूरी नहीं होती है। ठीक है, ऑप्टिमाइज एंड ऑटोमेट। सबसे पहले अपने प्रोसेस सर्विसेज हमें ये देखना है कि हम उसमें कहीं कोई गैप तो नहीं है, कहीं कोई इशू तो नहीं है। अगर कोई प्रोसेस ब्रोकन है तो पहले हमें उसको ऑप्टिमाइज करना है, उसको करेक्ट करना है, देन ऑटोमेट करना है। ठीक है, तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल है एसवीएस के, सर्विस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, इसी के थ्रू हम लोग पूरी सर्विसेज जो है कस्टमर को डिलीवर करते हैं। 4 डायमेंशन ऑफ सर्विस मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि आपको 4 पॉइंटर्स दे रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन, पीपल। तो ऑर्गेनाइजेशन पीपल जो है, आप एक पर्टिकुलर सर्विस को डिलीवर करने के लिए आपको क्या लगता है कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है? मतलब एक सर्विस है किसी एक कस्टमर को डिलीवर मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट वाला होगी, ऑर्गेनाइजेशन सिंगल इनफ ड्राइवर नहीं है। अब मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन बताता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइडर है, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं सर्विस प्रोवाइडर, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो सर्विस ले रहा है उसकी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसके अंदर क्या है, मान लिया मेरे पास कोई सर्विस को देने के लिए एक दूसरे वेंडर से सामान आएगा, तब मैं डिलीवर करूँगा, तो मेरा एक ओईएम हो गया। ठीक है, एक उस ओईएम की टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए एक अलग मेरी टीम है। मेरी टीम एक्सपर्ट है, लेकिन पर्टिकुलर एक ओईएम का ऐसा मटेरियल है जिसके लिए मुझे उसकी अवेलेबिलिटी चाहिए। याद होगी? तो इस तरीके से पूरा एक इकोसिस्टम बनता है ऑर्गेनाइजेशन, जो पर्टिकुलर एक सर्विस को डिलीवर करने के लिए लगता है। जैसे हम लोग कई ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमारी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया। मतलब हम एक सॉल्यूशन डिलीवर करने गए थे, जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट है नहीं, तो वहाँ पे हम लोगों ने 4-5 नई बिल्डिंग बनी थी, उसका पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने रखा। तो वहाँ पे जो मेरी कंपनी हो गई सर्विस को, उसके साथ हमारे 4-5 वेंडर थे वो, इसके अलावा हमारे वहाँ पे 4 ओईएम थे अलग अलग। ये सब लोगों ने मिलकर वो पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट दिया। तो इसमें ऐसे ही पीपल होंगे अलग अलग डोमेन के होंगे, कोई कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कोई कुछ सर्विसेज करेगा, कोई प्रोडक्ट देगा, तो अलग अलग रोल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप डीपली पढ़ोगे तो उसमें कईयों के रोल्स आपको मिलेंगे। कंज्यूमर क्या होता है, स्पॉन्सर क्या होता है, कुछ आप लोग आइडिया बता सकते हो कि कंज्यूमर कौन है और स्पॉन्सर मतलब जो मेरे को फंड दे रहा है, फाइनेंसर जो है कि भैया आप इसमें फंड यूज करके ये सर्विसेज देना है, वो मेरा स्पॉन्सर हो गया। उसके बाद जो है कस्टमर होते हैं जो वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट देते हैं और उसको यूज करने वाला कोई और होता है लास्ट। ठीक है, वो मेरा यूजर है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्या है? आज की डेट में जो हमारा era है वो पूरा बेसिक है इंफॉर्मेशन पे। मतलब आपकी हर चीज डिजिटाइज है, आपकी आरसी से लेके आपके आधार कार्ड और ये सब चीजें डिजिटल। तो हमारी हर तरफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आपको इन इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करना है। आप किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहेगी कि मेरी इंफॉर्मेशन बहुत प्राइवेट है, प्राइवेसी चाहिए मेरे को, इसे आप कहीं लीक नहीं कर सकते, कहीं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है जिसको हमारे को अपने पास सेफ रखना है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और टेक्नोलॉजी जो हम लोग डिलीवर करते हैं, मतलब मेरे को अगर फायरवॉल डिलीवर करनी है, नेटवर्क डिवाइसेस डिलीवर करनी है, कंप्यूटर्स डिलीवर करना है, तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं या उसे इंस्टॉलेशन करने के लिए जो मेरे यूजर्स आएंगे वो सब। ठीक है, देन मेरे पार्टनर्स एंड सप्लायर्स हो गए।
हर एक जो भी हम सर्विस डिलीवर करते हैं वहाँ पे अलग अलग पार्टनर से अलग अलग सामान होता है और बहुत सारी पार्टनर्स होते हैं। तो पार्टनर्स क्या होते हैं? पार्टनर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, उसमें क्या होता है? एक सप्लायर क्या है? सप्लायर सिंपल, ये मॉनिटर है, आपको दिया, लेकिन ये मॉनिटर आने के बाद प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इट विल बी इंश्योर बाय द पार्टनर। तो जो पार्टनर कंपनी होगी वो अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करेगी, वो इंश्योर करेगी कि जो आपको डिलीवर हो रहा है वो आपकी आपके हिसाब से प्रॉपर डिलीवर होना चाहिए। ठीक है। वैल्यू स्ट्रीम्स एंड प्रोसेसेस, जो हमारे प्रोसेस अभी आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में ये पूरी डिटेल्स में आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कुछ अभी कोई क्वेश्चन? हमारे जो हाई इम्पैक्ट आइडियल प्रैक्टिसेस है, मैं उससे वही कवर कर रहा हूँ। 34 प्रैक्टिसेस हैं, सिर्फ हम अभी ये 7 के आसपास इन पे बात करेंगे। ये इसकी कोर समझ लीजिए एक तरीके से है। जब भी आप कोई सर्विस मैनेजमेंट या कोई भी आईटी से रिलेटेड वर्क करोगे, जहाँ पे टिकट जनरेट होंगी, हाँ, और आपके इंसिडेंट लॉग होंगे, वहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों का आपका यूजेस आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसिडेंट मैनेजमेंट पे। तो इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या है कि आपकी कोई भी सर्विसेज है वो अनप्लान तरीके से ब्रोक हो गई। आप अपने ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाके लैपटॉप लॉग इन करते हैं, लॉग इन करने के बाद ईमेल के लिए आउटलुक ओपन किया, वो थोड़ा बंद हो गया, थोड़ा बंद हो गया। आपको इम्पोर्टेंट ईमेल भेजनी है, तो क्या हो गया? ये इंसिडेंट, ये एक इशू है जो आपका प्रॉब्लम है आपको कुछ, और अब आप जो है कुछ नहीं कर पा रहे, आप इसके लिए इंसिडेंट भेजते हैं। तो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को डिटेक्ट होने से क्लोज होने तक हम इंसिडेंट मैनेजमेंट के थ्रू ट्रैक करते हैं। इसमें टिकटिंग टूल्स आते हैं, जो टिकट आएगी वो अलग अलग रिसोर्सेज को असाइन होगी। कोई एडमिन इंजीनियर को जाएगी, जैसे आप मान लीजिए कहीं पे जाके एज ए इंजीनियर रिक्रूट होते हैं, तो इट विल बी असाइन टू यू एज ए L1। और अगर आप L2 होते तो L1 ने काम किया, L1 ने कहा नहीं यार ये 2 घंटे 1 घंटे में रिजॉल्व नहीं होगी, और मेरा SLA बोलता है कि अगर 2 घंटे या 1 घंटे में रिजॉल्व नहीं होगी, देन इसे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, L2 को काम करना है। तो उस तरीके से ये इंसिडेंट टूल पूरा इंश्योर करता है कि वो किसी एक के बंदे के ऐसा नहीं हो कि मैं इमोशनली कनेक्ट हो गया, ये तो मैं नहीं करनी होती है, तो वो चीज़ नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन चलती है प्रोसेस। प्रोसेस में लिखा है कि 1 घंटे में अगर L1 रिजॉल्व नहीं करता है तो नेक्स्ट आवर में ये L2 के पास जानी है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम मैनेजमेंट। अरे इंसिडेंट और प्रॉब्लम दो मिलते जुलते से नाम लग रहे होंगे, क्या मैंने क्यों अलग अलग रखे होंगे, या ITL ने अलग अलग? बेसिकली एशियन में होता है जो कि आप बोल रहे हैं ना कि आप लोग जल्दी जल्दी बंद हो गया या फिर नेटवर्क वट एवर जो इशू आ रहा है वो हो गया आपका इंसिडेंट। प्रॉब्लम जो हो रहा है जो जैसे कि हम लोग कोई सॉल्व कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने में हमको इशू आ रहा है तो ये प्रॉब्लम है। तो आप लोग काफी क्लोज हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं मतलब बहुत क्लोज हो। एक्चुअली क्या है, इंसिडेंट प्रॉब्लम में कभी चेंज नहीं है, प्रॉब्लम की वजह से इंसिडेंट है। ठीक है। मतलब आपका, आप लोगों ने एक थोड़े टाइम पहले, 1 डेढ़ साल पहले और थोड़ा वो आया था BSOD, जो स्क्रीन फॉल अटैक। ठीक है। वो किसकी वजह से हुआ है? कौन सा सॉफ्टवेयर था? क्राउड स्ट्राइक। क्राउड स्ट्राइक ने एक पैच अपडेट कर दिया, और वो पैच अपडेट होते ही जितने विंडोज लैपटॉप थे वो क्रैश कर रहे थे। ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ थी? क्राउड स्ट्राइक के पैच अपडेट। उसकी वजह से इंसिडेंट कितने बने? जितने विंडोज में ये प्रॉब्लम आई वो सारे। ठीक है। तो रूट कॉज बेसिकली, प्रॉब्लम इज द रूट कॉज फॉर जनरेटिंग इंसिडेंट। इंसिडेंट will be generate one or more by one problem। ठीक है।
तो ये आपका डिफरेंस होता है। इंसिडेंट सिंगल होगा, भाई मेरा लैपटॉप है, एल नहीं प्रेस हो रहा, मेरे पासवर्ड में एल है, नहीं कर सकता लॉग। ठीक है। प्रॉब्लम, अगर ये कीबोर्ड फंक्शनल नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कीबोर्ड चेंज कर देंगे। तो उसका रूट कॉज हमें निकालना होता है कि वो एल इसकी वजह नहीं हो रहा या कुछ और है। अब मेरा यहाँ पे ये नहीं चल रहा कीबोर्ड, तो उसका क्या वर्क अराउंड है? वर्क अराउंड मान लिया मेरे को फॉर द टाइम बिंग, भाई ठीक है, विंडो रेस्ट्री यूज कर सकते हो। विंडो रेस्ट्री रजिस्टर में कैसे जाऊंगा? मान लिया रजिस्टर में कीबोर्ड आता है, मैं लॉगिन ही नहीं कर और सब कुछ होता है। स्क्रीन कीबोर्ड होता है ना, सॉफ्ट कीबोर्ड या कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यूज कर सकते हैं। वो मान लिया मैं अकेला बैठा हूँ सिस्टम पे और अकेला ही उस दिन मैं हूँ कंपनी में और मेरे में ही लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई, मेरा उसके बाद लॉगिन नहीं कर रहा है, तो मेरे को वर्क अराउंड ढूंढना पड़ेगा। मैं सर्विस डेस्क में बात करूँगा, तो क्या करें? तो मैंने फिर आप पहले टिकट को लॉक करनी पड़ेगी आपको, तो आप जाके पहले उससे कीबोर्ड से वो करो लॉगिन, देन आप अपनी टिकट ले। ठीक है, तो चेंज एनेबलमेंट। अब ये चेंज क्या है? अगर मैं अभी डिटेल में आऊँगा इससे, तो अभी तक ये बात कर रहा हूँ टॉपिक। चेंज क्या है कि आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चीज न्यू इंट्रोड्यूस होना, न्यू एडिशन होना। ठीक है, मेरा सॉफ्टवेयर है चल रहा है, अपडेट्स आते हैं ना, ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है उसमें फॉलो करने के बाद में उन चीज को लाते हैं। मतलब मार्केट में ऐसा नहीं मेरा आज मैंने एक अपडेट बनाया डाल दिया, क्लाउड स्टैक में डाल दिया। ठीक है, सर्विस लेवल मैनेजमेंट। अच्छा, आईटी एसेट मैनेजमेंट। तो आईटी एसेट मैनेजमेंट क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एसेट्स हैं उनका मैनेजमेंट किया जाता है कि वो किस जगह पे है, किसको असाइन है, कितने टाइम से असाइन है, और उसकी प्रॉपर अगर हार्डवेयर है तो लेबलिंग होनी चाहिए, टैग लगने चाहिए। ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। सर्विस लेवल मैनेजमेंट। सर्विस लेवल क्या है? हम जब किसी के साथ कोई भी सर्विस एग्रीमेंट करते हैं, मतलब जैसे आपके घर में भी एयरटेल या कोई आके आपको ब्रॉडबैंड देके गया होगा, तो वो कुछ ना कुछ आपको के लिए आपको 4 घंटे या 5 घंटे नॉर्मली घरों में नहीं करते। लेकिन जब मैं एज ए कस्टमर हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे को लीड लाइन आ रही है या बहुत हैवी पाइप्स आ रहे हैं बैंक के, तो वहाँ पे होता है कि मेरे को 95% अवेलेबिलिटी या 99 चाहिए, इवन 999, 59, आपको ये टर्मिनोलॉजी सुनने में आएगी। यदि मेरा 59 जो है सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, तो 59 क्या हो गया? 99.999 परसेंटेज अवेलेबिलिटी चाहिए मेरे को इस पर्टिकुलर डेटा सेंटर के लिए। तो उसमें आप देखोगे कि एक साल में 8700 समथिंग कुछ जो है आवर्स होते हैं, वो आपके कुछ मिनट्स में होगा कि इतने मिनट के लिए ही डाउन होना चाहिए। डिस्ट्रक्शन सिर्फ इतना ही होना चाहिए। कोई प्लांट एक्टिविटी है दैट इज अलग थिंग, लेकिन अगर आपने अनप्लान बात कर रहे हो तो वो मेरे को अगर उससे ऊपर गया तो वहां पे आपका पेनल्टी काटेंगे। ठीक है, तो पेनल्टी क्लॉज और बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सर्विस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, ये बेसिकली हमारे टिकटिंग टूल्स में क्या है, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे को प्रिंटर का आईपी चाहिए, मुझे पासवर्ड रिस्पेक्ट करना है, तो उस तरीके की रिक्वेस्ट यहाँ पे मैनेज होती है। मॉनिटरिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट। मॉनिटरिंग एंड अब हमारे क्या है, ये तो है नहीं सिर्फ हम कंप्यूटर्स और उस पर काम करेंगे, सर्वर्स पे होगा और अलग अलग फायरवॉल हो गई, नेटवर्क स्विचेस हो गए, तो आपकी अगर मॉनिटरिंग हर एक डिवाइस की होती है। ठीक है, इवन सर्वर्स के अंदर जो फैन लगे होते हैं, सर्वर्स के अंदर जो सीपीयू लगे होते हैं, पावर सप्लाईज होती हैं, उनकी पीछे जो रैक के अंदर पावर सप्लाईज होती हैं, उन सबकी मॉनिटरिंग की जाती है। अगर कोई भी मालिशियस या कोई ऐसा लग रहा है कि फैन फेलियर हो रहा है या फैन डाउन होने वाला है, तो उसके पहले अलर्ट हमें मिल जाने चाहिए, तभी हम उतनी अवेलेबिलिटी आपको दे पाएंगे।
तो ये पूरा इवेंट कैप्चर होते हैं, जितने भी होते हैं हमारे मतलब मल्टीपल इवेंट्स होते हैं एक सर्वर अप डाउन होने में, उसमें कोई भी सीपीयू बढ़ रहा है, रैम यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, तो उन सबकी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट मैनेजमेंट, an unplanned interruption to an IT service or a reduction in the quality of an IT service। ठीक है, कोई भी अनप्लान हो रहा है, क्योंकि मतलब प्लान तो ये है कि मान लिया मैंने मारुति में काम किया, ठीक है, तो मारुति में हम लोग एज ए नेटवर्क प्रोवाइडर थे वहाँ पे। तो वहाँ पे एक साल में एक एक्टिविटी होती थी जिसमें हमें पूरे डाउन टाइम मिलता था कस्टमर की तरफ से भी, और कस्टमर का भी डाउन टाइम होता था, हमारा भी होता था, जिसमें हम लोग पूरा अपना ड्रेसिंग हो गई, ये केबल्स क्योंकि टैंगल्स हो जाती हैं, वो हो जाती है, तो उसकी प्लान एक्टिविटीज होती थी। या फिर हमें पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट आ गया या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गई जिसके लिए वी नीड अ डाउन टाइम टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, तो वो प्लान एक्टिविटी है। उसके लिए पूरा एक इंफॉर्मेशन जो है फ्लोट होता है फ्लोर पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कि इस पर्टिकुलर विंडो के अंदर ये सर्विसेज डाउन रहेंगी। ठीक है, और अनप्लान क्या है कि आप गए, आपके डिपार्टमेंट का नेटवर्क से फेल हो गया, पूरा डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो इंसिडेंट हमारा जो है अनप्लान वे में मतलब इंसिडेंट एक्सपीरियंस बन गया। ठीक है, अब एक बार हमारे साथ मारुति में हुआ था, वहाँ का जो मेन नेटवर्क कनेक्शन था उस पे किसी ने अपना जो है प्रिंटर लगाया, प्रिंटर लगा के प्रिंटर के अंदर एक आईपी डाला, और जो आईपी पीछे राउटर का पूरा असेंबली लाइन शट हो गई, और उसका ये आप लगा लो कि 1 मिनट में एक गाड़ी बनती है असेंबली लाइन में। अगर वो आधा घंटा डाउन है तो 30 गाड़ियों का लॉस, तो वो कम से कम हमारा 50 मिनट का डाउन टाइम इम्पैक्ट हो सकते हो, कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा कि 50 उस टाइम पे 5 लाख की गाड़ी का या 7 लाख की गाड़ी का कैलकुलेशन लगता था, तो उतनी लाख का करोड़ों का नुकसान एक उससे हुआ। तो नुकसान किसको होता है, आपको या फिर मारुति को? देखो, नुकसान तो मारुति का, बस ऐसे नहीं होता ना। उसके साथ एसएलए में चांस होती है कि आपका अगर इतना डाउन हुआ, अब उसमें रीजन कौन था, भाई मैंने तो नहीं किया, आईपी किसने डाला, वो सब कैलकुलेशन करते हैं। मतलब जब भी हम लोगों से फिर आर्टिफैक्ट मांगे जाते हैं तो उस आर्टिफैक्ट में हम लोग देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जो है इसमें ये अगर आपका कोई इंजीनियर और कोई इशू हो गया जो इशू किसी से भी हो, ठीक है, तो कंपनी ऐसे नहीं होती कि ये तेरे से हुआ तो तू भरेगा, वो नहीं होता, ठीक है, लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए मतलब पैनलाइज होती है। जैसे हम लोगों की कंपनी एचपी थी, तो अगर वो डाउन टाइम 50 मिनट आया, उसमें वो आईपी गलत स्थिति में डाला, वो विप्रो टीम थी, तो उसमें डायग्नोस करने में जो टाइम लगा, क्योंकि नेटवर्क तो हम मैनेज कर रहे हैं, तो उसे डायग्नोस करने में जो टाइम लगा, उसमें अगर हमें ज़्यादा टाइम लग जाता तो एचपी का एसएलए ब्रीच करता, तो एसएलए ब्रीच करने पर पेनल्टी की क्लॉज होती है। मतलब अभी आप लोगों पे शायद उसमें क्लॉजिंग के ऊपर बात नहीं होगी, जब हम लोग बात करते हैं क्योंकि उसमें आरएफपी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें कुछ कैपिंग होती है, कई ऐसे भी निकलते हैं जिसमें कोई कैपिंग नहीं होती। एक मैंने इंडियन आर्मी के कोचिंग किया था, तो वहाँ पे क्या था, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए हमारी टीम ने ये नहीं देखा कि मुझे उसमें कैपिंग नहीं थी, और बिना कैप के जितने की इनकी 1 साल की बैच थी उससे ज़्यादा की पेनल्टी दिया जाता, तो जितनी पेमेंट क्लेम करते थे उससे ज़्यादा तो उनको देनी पड़ती थी। ठीक है, तो इंसिडेंट मैनेजमेंट का मेन जो है वो आपका रिस्टोर सर्विस एज क्विकली एज पॉसिबल। इसमें सबसे पहले डिटेक्शन होता है इंसिडेंट का, देन हम इंसिडेंट लॉग करते हैं,
इंसिडेंट लॉक करने के लिए अ, आप या तो डायरेक्ट यूजर लॉक कर सकता है, या सर्विस स्ट्रीम कर सकते हैं, या जो यूजर है उसके बिहाफ से उसका कलीग कर सकता है, या उसका मैनेजर कर सकता है। तो इंसिडेंट लॉक होगा, देन टीम डायग्नोस करेगी, डायग्नोस करके उस पर रिजोल्यूशन आएगा, और फिर सर्विस डेस्टिंग उसे क्लोज कर, ये काम सर्विस डेस्टिंग का क्लोज करना है। ठीक है, मतलब लॉक करने के लिए जो आएगा वो किसको असाइन होना है, वो नेटवर्क की इशू है, हार्डवेयर का इशू है, विंडो का इशू है, वो यहाँ पे डायग्नोस के टाइम पे सर्विस टीम देखती है तो ये इशू मोस्ट लाइकली नेटवर्क का है, तो नेटवर्क टीम को असाइन करो, नेटवर्क टीम जाके वहाँ पे टेस्ट करेगी, अपना देख के कि भैया मेरा सब कुछ ओके है, आगे कंफर्मेशन हो जाएगी, तो वो सब कुछ चेक करके करेगी, वो एक पूरा फिक्सिंग टूल के प्रोसेस है, उसमें चलता है। ठीक है, देन रिजॉल्व, जब वो रिजॉल्व हो गया फिर रिजॉल्व कर देगी टीम, देन क्लोज करेगी सर्विस। ये उसका पूरा इंसिडेंट मैनेजमेंट टूल में किस तरीके से होता है। लॉग एंड मैनेज एवरी इंसिडेंट टू इंश्योर दैट इट इज रिजॉल्व इन टाइम, मीट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर एंड कंज्यूमर। ठीक है, एग्री, डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट टारगेट रेजोल्यूशन टाइम टू इंश्योर दैट एक्सपेक्टेशन आर रियलिस्टिक। मतलब अब किसी इंसिडेंट में टाइम लग रहा है, उसमें पता है कि कुछ बग आ चुका है, और उसमें रिजोल्यूशन में हो सकता है ओईएम की तरफ से डिले। ठीक है, तो उसका पूरा कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, भाई ओईएम से जो डॉक्यूमेंट आएगा, ठीक है, उसमें एग्रीमेंट होगा कि हाँ तो भाई इसके भी लेबल रहते हैं ना, जैसे कि L1 L2 ऐसे कुछ लेबल रहते हैं उसके इंसिडेंट के इंसिडेंट P1 P2 P1 P3। देखो जो P1 P2 P3 है, उसके लिए इंसिडेंट जब लॉक किया जाता है तो उस टाइम पे हम लोग ये देखते हैं कि उसकी अर्जेंसी क्या है, सेम मतलब इशू को देखते ही अर्जेंसी देखते हैं। इंसिडेंट में उसकी अर्जेंसी क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। अब मान लिया एक सिंगल यूजर है और कोई क्रिटिकल वर्क नहीं है, वीआईपी यूजर नहीं है, क्योंकि वीआईपी यूजर में तो सीधे पीवन चला जाता है। अब कोई कंपनी का सीईओ बैठ के नहीं देखेगा कि यार ये मेरा अकेले का यूजर था, वहाँ वो पीवन ही जाएगा। कोई नॉर्मल यूजर है, पता है कि इसका प्रॉब्लम आई है और इतना क्रिटिकल वर्क नहीं है, इसका इसकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा कंपनी को, वो P3 P4 पैकेज में जाएगा। अब एक साथ 40 यूजर बैठ गए, इम्पैक्ट बड़ा होगा, करेक्शन या कोई चीज मिलेगी तो वो P1 बनेगी। ठीक है, उसके इम्पैक्ट और उसका जो आपका अर्जेंसी है उसके बेस पे आपको डिफाइन करना होगा कि ये कौन से उसमें जाएगा। अच्छा, अगर इश्यूज के उस पर नहीं डिसाइड करना होता, जैसे कि मान लीजिए अगर इशू का इशू शॉर्ट टर्म के लिए है, तो मे बी उस यूजर को जल्दी रिजॉल्व कर सकते हो, तो फिर उसको P1 P3 को देंगे। देखो आप किसी क्योंकि यहाँ पे इस तरीके के केसेस आएंगे आपको, ठीक है? आपको आपका एसएलए जो डिफाइन है वो देखना है। चलिए, ऐसा तो नहीं कि इसके साथ 5-9 वाला एसएलए है जहाँ पे सिर्फ मिनट आउटेज भी मेरा एनालाइज कर सकता है, किसी के साथ 95% वाला है। अगर किसी का 5-9 वाला है तो मेरे को उसे फ्रीडम देना पड़ेगा, चलिए मेरे को टाइम रिजॉल्व करना है, उसको छोड़ दो। 95 वाला में अगर मेरा कुछ घंटे भी डाउन रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन मेरा 5-9 वाला तो मिनटों में है। ठीक है, तो उस तरीके से हमारी चीजें आती हैं। या कोई यूजर है जिसका पर्टिकुलर काम ही ऐसा है कि जिसके बिना एंटर किए पूरी प्रोडक्शन लाइन हैम्पर हो रही है, तो एक क्वेश्चन, एचएलए आपने बताया था कि क्लाइंट और कस्टमर के बीच होता है, और मतलब सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडर और क्लाइंट, कस्टमर। मान लीजिए जैसे कि TCS है, तो उसमें एसएलए क्यों होगा? बिकॉज उसकी एक आईटी टीम खुद की होगी, उसका टिकटिंग टूल खुद का होगा, तो क्या उसमें भी एसएलए वर्क करेगा? देखो, किसी भी अगर आपको आइडियल प्रोसेस लगाना है और प्रोसेस के अंदर काम करना है, ठीक है, तो आपको हर एक को कुछ ना कुछ तो टारगेट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको मैं ये ना कहूँ कि ये काम 4 घंटे में होगा तभी आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है, तो आप करोगे उस काम को। आप कोशिश करोगे कि दूसरा काम अपना कुछ और कर लो,
तो हर एक को इसलिए टारगेट दिए जाते हैं। उसके में उसको क्या बोलते हैं? भाई उसके भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बड़ा जो अप्रेजल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उनके उसको नहीं होता है। कल जब उनका अप्रेजल होगा तो मैनेजर देखेगा यार स्टूडेंट को इतनी देर कंप्यूटर ठीक ही नहीं करे तो तेरा अप्रेजल कैसे बनता है। ये वाला बंदा है ये हर 15 मिनट में एक कंप्यूटर ठीक कर रहा है तुम 2 घंटे में कर रहे हो हमारे परफॉर्मेंस डाउन हो तो गई। उस कंपनी में एसएलए नहीं होगा, बट कंपनी के एक इनसाइड अंदर होंगे। हाँ, एसएलए डिफाइन होंगे Define ऐसा नहीं कि एसएलए डिफाइन नहीं होंगे लेकिन उसके ऊपर ये नहीं है कि पेनल्टीज नहीं है कोई कि मैं इंटर डिपार्टमेंट पेनल्टी तो नहीं लगा सकता हाँ, same। ठीक है लेकिन आपका परफॉर्मेंस आपके उन टिकट से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा कि आपके जितने टिकट थे वो सब ब्रीच हो रहे हैं ठीक है। तो वो अलग इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से काम होता है। मेनली आप ये लगा के चलो कि आप यही सोच के चलो कि अगर दूसरा है चाहे वो इंटरनल कस्टमर हो एक्सटर्नल कस्टमर हो सबको डिलीवर होना उसी तरीके से। तो ये वही प्रायोरिटाइजेशन जो हमने बात करी है ठीक है। आपको क्लासिफिकेशन अब आपको वो जो सिस्टम डाउन हुआ था वो कंप्यूटर डेस्कटॉप है या सर्वर है स्विच है एंड यूजर या कोर स्विच है। अगर कोर स्विच है तो प्रायोरिटी P1 P0 जाएगी। सर्वर है भैया पता है कि मेरा वेब सर्वर है और मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट चलती है इसको डाउन होगी तो मेरा पूरा ई कॉमर्स बैठ जाएगा P1 P0 पे जाएगा ठीक है। तो उसकी क्लासिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए देखना कि किस डिवाइस पे वो जा रहा है ठीक है। Store information about incident under incident record in suitable tool। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। कल कोई भी आप कंप्लाइंस या वो होता है जिसमें आपसे उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में क्वेरी आ सकती है कोई ऑडिटर आके आपसे पूछ सकता है जरा उसका इन्फॉर्मेशन तो वो हमेशा आपका एक पर्टिकुलर सर्टेन एक रिटेंशन पीरियड होता है तो वो रिटेंशन पीरियड कि हम इतने टाइम तक इन्फॉर्मेशन को रिटेन करेंगे कहीं 3 महीने हो सकता है कहीं 6 महीने होता है कहीं 3-3 साल भी होता है। बैंकिंग सेक्टर में कई बार 2-2 साल के हम लोग ठीक है। अपडेट इंसिडेंट प्रोग्रेस होने टाइमली मैनर तो सर्विस डेस्क टीम का होता है कि ये टाइमली मैनर पे जो अपडेट्स आ रहे हैं हमारे फील्ड यूजर फील्ड इंजीनियर हमारे तो वो हो सकता है टूल पे ना डाल पाए लेकिन उनसे अपडेट लेके टूल पे अपडेट करते रहना है तो वे किस पोजीशन में है क्या स्टेटस है ठीक है अभी वर्क इन प्रोग्रेस है या रिजोल्यूशन हो गया है क्लोज हो गया है वो सारा अपडेट होना चाहिए। ये अपना वो जो हमने एसपीएस बात करी है वही है ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंसिडेंट मैनेजमेंट टू सर्विस वैल्यू चेन विद द प्रैक्टिस बीइंग अप्लाइड मेनली टू एंगेज एंड डिलीवर सपोर्ट वैल्यू चेन एक्टिविटी इन शॉर्ट्स। तो इसमें क्या है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो भी डिमांड है वो हमारा पूरा प्लानिंग और उनके साथ जाता है। देन अगर वहाँ पे कोई भी चांस है कुछ इम्प्रूव करने का देन वो वापस उसमें आता है इस चैन में मतलब चलता है तब तक वो बिल्कुल पॉलिश होकर आपको मिल नहीं जाता। जो प्रॉब्लम के लिए मैं बात कर रहा था कॉज ऑफ वन और मोर इंसिडेंट ठीक है वही है कि प्रॉब्लम इंसिडेंट का रूट कॉज है ठीक है। इंसिडेंट इंडिविजुअल हो सकता है लेकिन प्रॉब्लम की वजह से बहुत मल्टीपल इंसिडेंट हमारे हो सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसे आइडेंटिफाई करना एलिमिनेट करना रूट कॉज मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कैजुअल लेते हैं कई इंसिडेंट्स को मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है सेम प्रॉब्लम दूसरे यूजर को आ रही है तीसरे को भी वही आ रही है तो नॉर्मली इंजीनियर जाते हैं ठीक करके आ जाते हैं लेकिन उसके रूट कॉज पे कोई काम नहीं करता। आज में जब कस्टमर आपका पूरा वो लेके बैठता है डेटाबेस तो देखता है यार ये प्रॉब्लम मेरी बार बार आ रही है इसे उसे वो बोलते हैं रोग इंसिडेंट। रोग इंसिडेंट मतलब जो बार बार आ रहा है या तो सेम मशीन या सेम टाइप की मशीन और सेम टाइप के यूजर
और वो प्रॉब्लम हो गई। तो उनको फिर वो लेके बैठता है कि यार आपने इस पे रूट कॉज पे क्यों नहीं किया। तो उसका आरसीए होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरीके की कोई रिपीटेटिव आ रहा है, अगर आरसीए नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं फॉल्ट में हैं। तो आरसीए होना इम्पोर्टेंट है। कोई भी इंसिडेंट होता है वो क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, प्रॉब्लम उसके पीछे क्या थी, और उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन होना इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नॉर्मली जैसे स्विच हो गया, सर्वर्स हो गए, बग होते हैं, ओएस के बग हैं, ठीक है, पता नहीं है हमें, चल रहा है बार बार। कई बार हम ऑन ऑफ करके आ जाते हैं, पिछले ऑन ऑफ कर चलेगा, चल जाता है। फिर उसके बाद वो हो सकता है अभी 1 महीने में आया हो, 25 दिन में फिर वो वापस रिपीट मारेगा, फिर उसके बाद 20 दिन में करेगा, लेकिन वो रिपीटेशन आएंगे। तो उसका रूट कॉज पे तो काम हुआ नहीं। तो रूट कॉज पे अगर कोई काम नहीं होगा तो प्रॉब्लम बार बार हमारे पास आएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर मान लें कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसे ओईएम पे एस्केलेट करते हैं कि यार ये प्रॉब्लम मेरे को रिपीटेटिव आ रही है, इसका क्या रिजोल्यूशन है। देन वो बताता है कि भैया ये बगैर पे हमारा जो है वर्क चलना है और हमारी इंजीनियरिंग टीम पे काम कर रही है, इसका रिजोल्यूशन 60 डेज में है। ठीक है, आपके पास वर्क अराउंड है, स्विच को रीस्टार्ट करो, चल जाएगा, वर्क अराउंड है, नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, और अब ये हमारा नोन एरर डेटाबेस हो गया कि हमें नोन है ये एरर, मेरे नॉलेज मैनेजमेंट में चली जाएगी कि भैया ये एरर आती है तो मेरे को अभी ये करके चलाना है और 60 दिन बाद मेरा बग फिक्स होना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम मैनेजमेंट के ऊपर ये पूरा ये जो अपना टूल है उस तरीके से काम करता है। आईटीएल कहता है कि भैया आप अपने पास नॉन एरर डेटाबेस बना के रखो, वर्क अराउंड रखो, जैसे उसका रिजोल्यूशन आएगा तो उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, कोई रीजन से पिछले और थोड़ा डिफेक्टिव और वो आगे। तो ये हमारा उसका प्रोसेस है कि भैया प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उस पर कंट्रोल करो, देन एरर कंट्रोल करो, एरर को करेक्ट करना है। जो बात बोली वर्क अराउंड रखो कि भैया क्विकली हम क्या कर सकते हैं उस पर काम करो। देन उसके बाद उसके जो फ्यूचर इंसिडेंट के लिए उसके लिए वर्क करके रखना है कि ये क्या होगा, 60 डेज में बात फिक्स आ रहा है या कोई और चीज है, वो हमें करना है। उसके रिकॉर्ड्स अपने पास रखो। चेंज एनेबलमेंट, ठीक है, एनी एडिशन, मॉडिफिकेशन, रिमूवल ऑफ एनीथिंग could have an effect on IT सर्विसेज। ठीक है, अब जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे क्राउड स्ट्राइक वाले की, तो क्राउड स्ट्राइक वाले केस में उन्होंने एक पैच बनाया डाल दिया। तो नॉर्मली ये प्रोसेस में जब हम अपने लेवल पे करते हैं तो आपका एक पहले टेस्ट मशीन होगा, उसके ऊपर पूरा उसका टेस्टिंग होगी। अगर पैच प्रॉपर टेस्ट हो रहा है, सारे टेस्ट पास कर रहे हैं, तभी हम उसको रिलीज के लिए जाते हैं। और चेंज के लिए अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो चेंज तो किस तरीके से होता है कि ये विदाउट अप्रूवल आगे नहीं जाता। अब आप कहीं पे मान लीजिए किसी यूजर के पास जाते हो तो मेरा परफॉर्मेंस इशू आ रहा है मेरे डेस्कटॉप, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, कस्टमर का एक सिस्टम है, आप गए, आपने टेस्ट किया, आपने सारे टेस्ट में देखा यार रैम 90% यूटिलाइज जाती है, 90% यूटिलाइजेशन तक आपने फिर उसमें प्रोसेस देखे कि कोई मालिशियस एक्टिविटी तो नहीं चल रही या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं चल रही जो बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम कर रही है। आपने देख लिया, आपको पता चल गया कि रैम अगर इसमें 8 GB है, मैं 16 कर दूंगा तो ये चल जाएगी। क्या मैं सीधे जाके लगा दूंगा? उसको जाना पड़ेगा। ये रूट कॉज तो आ गया ना कि रैम चेंज करनी है तो हो जाएगा। बस है 8 GB की रैम 2000 की आती है, 16 GB की 4000 की, 3500 की इतनी होगी। ठीक है,
तो मेरे को कस्टमर से एक अप्रूवल चाहिए कि भैया आपका ये एनालिसिस मैंने किया, आपके प्रोसेस के हिसाब से आपको 16 GB रैम की जरूरत है, या कई बार हम लोग देखते हैं कि हार्ड डिस्क चलती है, वो अगर SSD लगा देंगे तो आपका चल जाएगा, कॉस्ट इम्पैक्ट आएगा। अब उसका अप्रूवल मेरे को 2 जगह से लिया, कस्टमर से, दूसरा मेरे मैनेजमेंट, भैया जितना का कोर्स किया है लेना है, अगर ठीक है ये बिलिंग होनी है आप उसे कर दो, अप्रूवल मिला, उधर उससे अप्रूवल मिला, कस्टमर से डाउन टाइम मांगा कि सर मेरे को 1 घंटा लगेगा, क्योंकि 5 मिनट तो लगते हैं रैम लगाने में, उसके बाद मॉनिटर भी करना होता है। तो ये काम तो हार्डवेयर इंजीनियर का होता है। देखो ये हार्डवेयर इंजीनियर, लेकिन आपके लेवल पे या सर्विस डेस्क लेवल पे इस चीज़ की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, लेकिन वो चेंज मैनेजमेंट हर जगह पे इन्वॉल्व हो, चाहे वो हार्डवेयर के लेवल पे हो, सर्विस डेस्क पे हो, जो भी एनालाइज कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। मैं यहाँ पे प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा कि हो सकता है वो सर्वर के अंदर का कुछ हो, सर्वर इंजीनियर की जा सकता है, हो सकता है कोई एप्लीकेशन हो, नया मॉडल मांग लिया, ठीक है। तो चेंज का प्रोसेस सेम है, लेवल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे को जो है यहाँ पे एनालाइज करना है, देन प्रपोजल देना है उस एनालिसिस के जरिए, देन अप्रूवल लेके परफॉर्म करनी है एक्टिविटी, मॉनिटर करके देन क्लोज करना, ठीक है। तो इसमें आपके क्या रिस्क, इस एनालिसिस के टाइम पे भैया मैं चेंज करूंगा तो क्या रिस्क एसोसिएटेड है, रिस्क समझ में आता है, रिस्क क्या होता है, मतलब कोई भी वैसे नॉर्मल लाइफ में रिस्क आलू बिल्कुल काम खतरा है, इसको कर सकते हैं। क्या चीज यहाँ में खतरा हो लेकिन नहीं कर सकते हैं। खतरा हो तब भी करना, हम कर सकते हैं, खतरे में तो काम करना ही है। अपने ऊपर उसका तो रिस्क अगर एक जैसे नॉर्मली आपने बात चैलेंजिंग सिचुएशन, पॉजिटिव तो रिस्क को कैटेगराइज करते हैं हम लोग, नेगेटिव रिस्क में पॉजिटिव रिस्क में। नेगेटिव रिस्क में मैं यहाँ पे जाके इस पे काम करूंगा, हो सकता है इसमें करंट हो, मेरे को करंट लग गया, ठीक है। मैं कोई एक्टिविटी करने वाला हूँ और मेरे को मैनुअल एफर्ट, ठीक है, मुझे 4 दिन लगेंगे उस एक्टिविटी में। अगर मैं सोचता हूँ कि कोई ऑटोमेटिक टूल आ रहा है और ये काम मेरा 2 घंटे में होता है, तो ये भी एक रिस्क है, इसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 48 घंटे या 96 आवर्स का जो मेरा वर्क था वो 2 आवर्स में हो रहा है, दिस इज अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसके एक अलग पूरा रिस्क मैनेजमेंट एक अलग स्ट्रीम है, ठीक है। तो हर एक चीज के साथ जब रिस्क एसोसिएटेड होता है तो उस पे रिस्क पे भी काम करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब आप अगर डेली लाइफ में भी देखोगे, घर से निकल रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आ रहे हो, कितने रिस्क है, ठीक है, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, हर तरीके के। अब इसमें चेंज के टाइप्स होते हैं, स्टैंडर्ड चेंज है, नॉर्मल है, कोई इमरजेंसी है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसके ऊपर काम होता है। अगर इमरजेंसी चेंज है तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट करना होता है कि हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी होती, हम करेंगे कम्युनिकेशन सारे, लेकिन उसको एक अलग वे में करते हैं कि इमरजेंसी है पहले चेंज करते हैं, देन उसके बाद इसको हम बाकी चीज़ें करते हैं, ठीक है। वो इमरजेंसी केस हो गया। स्टैंडर्ड हो गया कि भैया वो प्रोसेस है मेरा पूरा फॉलो होगा, उसमें कोई बिल्कुल वो नहीं। नॉर्मल है, ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड नहीं है, दोनों चल रहे हैं तो चल जाएगा। इसमें हमारा जो आईटी एसेट मैनेजमेंट है उसका पूरा एक वो रहता है कि भाई हमारे कितने एसेट्स हैं, मतलब हमारे मैक्सिमम कितने एसेट्स हैं। कभी एसेट मैनेजमेंट के लिए कोई टूल रहता है कंपनी में या नॉर्मली एक्सेल में मेंटेन करते जैसे सर्विस ना हो और
एसेट मैनेजमेंट के कुछ स्पेसिफिक रूल्स आते हैं। अच्छा टिकटिंग के लिए भी यूज होता है एसेट के लिए भी यूज होता एसेट के लिए जैसे एयरटेल में सर्विस नाउ हमारा यूज होता है, उसमें आपको कोई भी एसेट असाइन होगा वो वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आती है, तो पूरी गैदर करता है। मेरे को कभी भी देखना है कि कौन से सीरियल नंबर किसको असाइन किया हुआ है, जस्ट सीरियल नंबर सर्च किया आपके पास डिटेल आ जाएगी उधर। ठीक है, तो हमारे को जो है एसेट की कॉस्ट कंट्रोल करनी है। ऐसा ना हो कि भाई मेरे पास एसेट्स रखे हुए हैं वेयर हाउस में या मेरे स्टेजिंग रूम में, और मैं फिर अपने जो है मेरे को बोल रहा हूँ मैनेजमेंट को भैया ये 10 लैपटॉप वॉच चाहिए। तो अगर एसेट मैनेजमेंट नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि भाई आपका कंट्रोल ही नहीं रहेगा। ठीक है, एक यूजर के पास 2 लैपटॉप असाइन है और पता ही नहीं, वो कह रहा है मेरे को एक और दे दो। ठीक है, तो ये सब एसेट मैनेजमेंट में चीजें आती हैं। कॉस्ट रिस्क हो गया, मेरी जबरदस्ती के हम लोग मतलब एक यूजर को 3 या 4 वो दे रहे हैं, कंपनी को तो कॉस्ट आएगी। ठीक है, रिस्क है हमारे लिए कि अगर हम ये मैनेज नहीं करेंगे तो ऑलरेडी सिचुएशन में जाती है। ठीक है, और इसमें हमारे परचेज के डिसीजन कौन सा रीयूज हो सकता है। अब जैसे एक एम्प्लॉई है, एट्रिशन हर एक कंपनी में होता है, 20-30% एट्रिशन होता है, तो ऑब्वियसली वो लैपटॉप लेके जाएगा तो वो रीयूजेबल होगा नहीं होगा, वो हम उसमें टैगिंग करते हैं। ठीक है, अगर वो मान लिया आपका लैपटॉप है खत्म हो गया, ठीक है, और इनका ये छोड़ के गए कंपनी, तो आपका जो है 2 साल पुराना था, इनका भी 2 साल पुराना था, मैं आपको नया नहीं दूंगा, मैं इनके वाला दूंगा। एयरटेल में ऐसे ही होता है। तो वहाँ पे हम एजिंग के हिसाब से देखते हैं कि अगर इनका लैपटॉप 2 साल पुराना है, ठीक है, और इनका किसी वजह से कोई एक्सीडेंट है या टूट गया होगा मॉनिटर, जैसे मैकबुक होता है, मैकबुक में उसके एक मॉनिटर को ठीक करने पर करीबन 70-80 हज़ार रुपये। आपने देखा यार स्क्रीन ठीक करने में 80 हज़ार और मैं नया 1,01,65,000 में लूँगा, नया लूँगा 4 साल की वारंटी के साथ देते हैं, तो हम डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेना। तो उस केस में हम लोग किसी यूजर का अगर मान लिया 2 साल पुराना मेरे पास आया है, जनरेट हुआ है, जो एट्रिशन में हो गया है, तो उसका लैपटॉप हम दूसरे को असाइन करेंगे। तो अगर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है तब आप उसको रीयूज कर सकते हो। रिटायरमेंट में आपको पता चल जाएगा यार मैंने 2019 में इतने लैपटॉप लिए थे, अब ये सारे मेरे उस हिसाब से रिटायरमेंट एज में आते हैं, अब मेरे को अगले साल की जो प्रोक्योरमेंट होगी, क्योंकि एक साल हमारी जो साइकिल है, अगर मैं एयरटेल का एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारी जो प्रोक्योरमेंट साइकिल है वो अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है, तो मेरे को 2025-26 में क्या क्या सामान लेना है वो अक्टूबर से हम उसमें वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे को पता है कि मेरे 25-26 में वो लैपटॉप रिटायर होने वाले हैं, अब उनके लिए मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, और जो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में आ गए जो बिल्कुल यूज नहीं हो सकते, उनका डिस्पोजल हमें पता रहता है यार ये तो खत्म है। जैसे अब इनका मैंने लैपटॉप का एग्जाम्पल दें कि इनका लैपटॉप खत्म हो चुका है, अब रीयूज नहीं हो सकता, तो वो मेरे को डिस्पोजल में रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसका जो भी मेरा प्रोसेस है डिस्पोजल का, वो मैं प्रोसेस को फॉलो करूँगा। ठीक है, तो इसमें हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट भी आती है कस्टमर की तरफ से। जैसे कई कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि एसेट आपको मैनेज करना है, सर्विस नाउ का आपको हम दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, आप सर्विस बेस्ड टीम बैठाओ यहाँ पे, लेकिन मेरे सारे एसेट जो है मैनेज होंगे। जैसे अगर मैं एयरटेल की केस में बात करूँ तो एचसीएल के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट कभी आउटसोर्सिंग भी करनी पड़ती है, जैसे कि लैपटॉप आपकी कंपनी के अंदर दूसरी कंपनी से आ रहे हैं आपके पास, तो उसकी भी आपको करनी है, बट आपके पास कोई टेक्निक खुली है तो आप उसको एक्चुअली मैनेज करोगे। वही जैसा एयरटेल का जो पूरा आईटी मैनेजमेंट है वो एचसीएल देखते हैं, तो उसमें उसका एसेट मैनेजमेंट भी है। कई बार ऐसा होता है कि आईटी बोल देगा एसेट कोई और नहीं, ऐसे कोई और वो आउटसोर्सिंग करता है। आउटसोर्सिंग वो हो जाता है। अच्छा, इसमें मतलब हम अभी बात कर रहे थे सिर्फ हार्डवेयर लेवल, इसके अंदर जो एसेट मैनेजमेंट है सॉफ्टवेयर भी मैनेज हुआ। ठीक है, हमारे कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ठीक है, लाइसेंस है या नहीं है, क्योंकि रेगुलेटरी कंप्लाइंस है कि कोई भी लाइसेंस हम ऐसे यूज नहीं कर सकते पायरेटेड या कोई,
ठीक है, कई बार ऐसा होता है आपकी टीम ने अपना एक विंडोज इंस्टॉल कर लिया। नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी के अपने इमेजेस होते हैं और वो इमेजेस में उसने अपना इंस्टॉल कर दिया कोई और विंडोज, ठीक है। अब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑडिट करने आया, उसने अपना टूल लगाया, जिसने नेटवर्क में जो भी लैपटॉप से उसका सर्च किया, देखा कि विंडोज आपके पास जो है लाइसेंस था 10 का और यहाँ पे यूजर 11 इंस्टॉल कर रहे हैं। 10 ऐसे यूजर मिल गए, वो आप कंपनी को पैनलाइज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर के भी कैसे बुक करे जाते हैं कि भैया ये लाइसेंस का हमारे पास अवेलेबल है नहीं, यूजर ने कैसे इंस्टॉल किया, वो सब कुछ मैनेज होता है। तो इसमें हमारे आईटी एसेट मैनेजमेंट होता है, एक सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट, सैम बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे आईटी एसेट तो आपको नॉर्मली ये प्रोफाइल मिलेंगे पर्टिकुलर, ये सैम है, मतलब वो पूरे सॉफ्टवेयर जितने एयरटेल में यूज हो रहे हैं ना, उसकी पूरी इन्वेंट्री रहेगी उसके साथ। इसका रियल एक्सेस होता है क्या? सैम अलग है। तो हमारे पास पर्टिकुलर एक सैम है और उसके लिए हम लोगों ने इवन एक वो है पीडब्ल्यूसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है हमारे सैम के लिए। तो आईटी ये हमारा एसएल देखता है और सैम देखता है पीडब्ल्यूसी, ठीक है। इसमें यह है कि भाई जो भी हार्डवेयर आपके कंपोनेंट है, उसके लेबलिंग होनी चाहिए, चाहे वो बार कोड हो या कुछ हो, जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके कि वो हमारा अपना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एसेट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनलॉफुल कॉपी, कि भैया मैंने एक लाइसेंस दिया 10 सिस्टम में चलाना। अगर क्लाउड बेस्ड है तो प्रॉपर टैगिंग होनी चाहिए, किस यूजर को देना है, ऐसा नहीं कि 10 यूजर को असाइन करके बैठ गए हम। क्लाउड की तो मीटरिंग चलती है तो, ठीक है। क्लाइंट एसेट मस्ट बी असाइन टू इंडिविजुअल हु टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर देयर केयर, मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी को भी असाइन करे जा रहे हो। तो ये सब चीजें एसेट मैनेजमेंट में आती हैं, ये तो पूरा डिफाइन होता है। सर्विस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली हमारी जो रिक्वेस्ट आती है वो जेनरिक रिक्वेस्ट होती है, मतलब कोई टेक्निकल नहीं है। मुझे पासवर्ड रिसेट करना है, मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आजकल चैटबॉट भी आ जाते हैं इसके लिए, और किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए कि वीकेंड कैसे रन करना है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं वर्क फ्रॉम होम जाता हूँ, मेरा वीकेंड के थ्रू कनेक्ट है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट डाल दी। तो टीम क्या करती है, सर्विस डेस्क टीम उसको पर्टिकुलर एक एसओपी दे देती है, तो ये एसओपी यूज कर लें और अपना वीकेंड कनेक्ट कर लें। तो इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं होता, सिर्फ जेनरिक रिक्वेस्ट। इसमें रिक्वेस्ट फॉर ए सर्विस डिलीवरी एक्शन, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। आपको कोई रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स का मतलब ओपन रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स होता है, सर्वर भी होता है और ह्यूमन रिसोर्स भी होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू ए रिसोर्स और सर्विस, मान लो मेरे को किसी सर्वर के ऊपर एक क्रेडेंशियल चाहिए कि मैं इस पर कुछ काम करना चाहता हूँ, ये टेस्ट एनवायरनमेंट है, ये प्रॉड एनवायरनमेंट है, तो उन प्रॉड और टेस्ट एनवायरनमेंट की एक्सेस चाहिए मुझे, तो मैं इसके थ्रू रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। वो भी सर्विस ना और इस तरीके से टूल्स है उसमें मैनेज हो जाते हैं। और इसमें आपको फीडबैक लेने हैं कस्टमर से, कोई कॉम्प्लीमेंट कस्टमर देता है, कंप्लेंट्स होती है, वो सब इससे टूल में हमारे मैनेज हो जाते हैं। इसमें कुछ ऐसा ये फीड नहीं एक्सप्लेन करूँ। मतलब हमारा जो भी मॉनिटर्ड होना चाहिए, भाई कोई भी अगर सर्विस रिक्वेस्ट भी है तो वो भी मॉनिटर्ड वे में होनी चाहिए, और उसका जो है SLA के अंदर ही आती है। क्योंकि आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी और वो 4 दिन बाद आपके पास आ रही है, आपका काम उस दिन था, तो वो चीज़ इंफॉर्मेशन है। या आपने एक्सेस मांगा किसी चीज़ का,
आपको एक्सेस मिल रहा है 1 महीने बाद, वो चीज़ उसके अंदर ट्रैक होती है। तो कभी टिकटिंग टूल में कोई इशू हो जाए तो उसमें ऐसे क्या होगा? आपने फीचर चेंज की, आप जो बोल रहे हो आपने एक्सेस मांगी, आप एक्सेस कहाँ मांगते हो? टिकटिंग टूल में मांगो ना आप एक्सेस। मान लीजिए वहाँ पे कुछ इशू आ जाता है वीडियो नेटवर्क, तो उसमें ही कुछ इशू आ जाता है, टिकटिंग बोलता है वो पहुँचता ही नहीं है अपना डेस्कटॉप पर। नॉर्मली जब हम कोई भी रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो उसकी एक ईमेल जनरेट होती है। तो अगर वो ईमेल नहीं आ रही तो मेरे कंसर्न चलिए कोई इंसिडेंट बन गया, चलिए ये मेरी टिकट ही लॉग नहीं हो रही, तो उस केस में या तो मैं हेल्डर को कॉल करूँगा और या फिर मैं मेल करूँगा। तो डायरेक्टली आप टिकटिंग टूल पे काम नहीं कर पाओगे। मतलब टिकटिंग टूल में मान लीजिए काम नहीं कर पा रहा तो हमारे लिए सर्विस डेस्क पर का है, ईमेल फैसिलिटी है। ईमेल होती है कि भाई आप स्पेसिफिक कोड डालो उसके अंदर और मेल भेज दो उसका सेक्शन, आपकी टिकट लॉग हो जाएगी। फिर आपसे वहाँ की टीम कॉल करके इंफॉर्मेशन गैदर कर देगी। तो ये चीज़ फैसिलिटी सभी सर्विस टूल्स होते हैं उनमें मिलती है। ये अपना सर्विस लेवल मैनेजमेंट है, जो अपना SLA वाली हम बात कर रहे थे, ये वही है कि हम लोग जब भी किसी कस्टमर के साथ कोई सर्विस एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ क्लॉज होते हैं, SLA क्लॉज होते हैं कि भाई मेरे को सर्विसेज टाइम चाहिए, उससे 1 घंटे का मेरे को अपटाइम चाहिए, मतलब 99% और जो मैंने 95% या फिर जो है उसके अंदर आपका ये आता है कि मेरा कॉल करने के बाद 2 घंटे के अंदर इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, 2 घंटे के अंदर इंजीनियर को आना चाहिए, या फिर 2 घंटे के अंदर मेरी जो है कॉल जो है अगर रिजॉल्व नहीं हो रही किसी इंजीनियर से तो वो आगे एस्केलेट होनी चाहिए। तो इसमें एस्केलेशन जो सर्विस टूल्स होते हैं उसमें एस्केलेशन मैट्रिक्स भी होती है। एक पूरा वर्कफ्लो होता है कि जैसे ही वो गई तो वो पहले आपके किस लेवल पे असाइन होगी, फिर उसके असाइनमेंट के बाद उसका देखा जाएगा कि भैया 1 घंटा हो गया, उसका 1 घंटे का टाइम है, तो L2 लेवल पे जाएगी, उधर मैनेजमेंट लेवल पे भी उसका साथ साथ चलेगा पैरेलल लेवल पे, तो भैया अब ये L2 पे चली गई है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इससे नहीं हुई 2 घंटे में या 1 घंटा इसमें मिला, देन इसके लिए भी ऑटोमेल जनरेट होता है, क्या ऑटोमेल जनरेट होता है इसके लिए? ऑटो मेल होते हैं, नहीं तो सर्विस उसके वो आते हैं आपके पास क्या कहते हैं अलर्ट आते हैं। मतलब आपको सर्विस जो है कस्टमाइजेबल होता है, तो आप जैसे उसमें कस्टमाइज करवाना चाहो, मेल चाहो, SMS चाहो। नहीं, आप बोल रहे थे ना कि साथ ही साथ तो पैरेलल चलता है, मैनेजमेंट पे भी आता है, मैनेजमेंट पे बाय थ्रू मिल जाएगा। मेल जाता है, SMS भी कन्फिगर होता है। ये मैनेजमेंट ऐसे देखता नहीं है, लेकिन उसके बाद SMS और दूसरे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। और हाई प्रायोरिटी के केस में तो डायरेक्ट CEO लेवल तक भी एस्केलेट होते हैं, तो इस तरीके की प्रायोरिटी। तो इसमें हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है कि भाई हमारा इतना अपटाइम है, तो उसकी पूरी की पूरी जो हमारे सर्विस टूल्स होते हैं उनके अंदर पूरी कैलकुलेशन होती हैं कि ये इंसिडेंट इतने टाइम के लिए डाउन मतलब लॉगिन रहा, इतने टाइम में क्लोज हुआ। तो जब आपका बिलिंग साइकिल आता है तो बिलिंग साइकिल में उससे पूरी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, फिर उसे हमारे जो एग्रीमेंट है उसके साथ उसको मैच किया जाता है कि भैया ये आपके साथ एग्रीमेंट था, आपका SLA इतना मीट हुआ और आपकी जो बिलिंग है उसमें हमारा इतना रिडक्शन हो, ठीक है। और ये पूरा डॉक्यूमेंटेड होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे मेरी बात हुई, अगर ठीक है जी 99 दे देना, और जो है बात पे ही हमने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। इसका प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंट होता है आपका, नोटराइज डॉक्यूमेंट होता है, पूरा एग्रीमेंट 100 रुपीज़ या उसके कैंसिल पे लिखा जाता है, और वो आपके सर्विस प्रॉब्लम ये भी होता है कि जैसे SLA तो हो गया तो उसमें टी पॉइंट तो मैच करना कि SLA अगर होगा तो P1 P2 P3 अगर देंगे तो सिर्फ 100
सॉल्यूशन और उसको देखें कि रूट कॉज क्या है इसका, मतलब कितने लंबे समय तक हम सॉल्व कर सकते हैं चलो प्रॉब्लम के ऊपर आपका वही है कि इफ यू कैन मैनेज दैट प्रॉब्लम तो उसका इतना टाइम लगेगा। अगर वो तुम्हारे से मैनेज नहीं करी यानी कि ओईएम पे जा रही है तो आपको उससे प्रूफ देने होंगे कि ओईएम से वो प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि टेक्निक टूल तो आपका सर्विस आप दे रहे हो लेकिन वो सॉल्यूशन किसी और कंपनी का है। अब आप उस पर काम फर्स्ट लेवल पे आप करते हो, सेकंड लेवल पे वो कंपनी करती है। तो वो पूरे एग्रीमेंट के अंदर आता है कि भाई आपका अगर वो टाइम पीरियड ले रहा है तो कितना टाइम दे सकता है, और थर्ड पार्टी अगर उस पर करे तो उनका अलग एक्शन ले सकता है। तो इस तरीके से पूरे डिसाइड होता है और उसी के बेस पे पूरी बिलिंग चलती है। इसमें पूरा जो है आपकी आउटकम जो आपकी सर्विसेज है उसकी पूरी डिटेल उसके अंदर आउटकम उसके पास होनी चाहिए कि क्या मुझे वैल्यूज चाहिए, मुझे क्या सर्विसेज चाहिए। मतलब उसमें पूरा ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑपरेशनल मैट्रिक्स मैंने उसके अंदर डाल दी कि भैया सिर्फ जो है मेरे को सर्विस आप 1 घंटे में या 2 घंटे में अंदर के दोगे। तो पूरी डिफाइन आपकी वो होनी चाहिए कि भैया मेरे को ना इसमें ये सर्विस इस लेवल तक ठीक होके चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गए और एक अटेंड किया और आ गए। कई बार ऐसा होता है एक्सटेंडेड डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिखा होता है कि 1 घंटे में इंजीनियर को पहुंचना है। पहुंच तो क्या इंजीनियर पहुंचा दिया लेकिन रिजोल्यूशन नहीं किया, तो सिर्फ पहुंचना इज नॉट रिजोल्यूशन। तो उसके भी आर्ट्स डिफाइन होते हैं। 1 घंटे में तो आपको पहुंचना है, उसके बाद 2 घंटे में उसे रिजॉल्व करना है। तो ये सारा उसके अंदर आपके सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अंदर ये सारी चीजें मेंशन की हैं। और लैंग्वेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उसको वकीलों की जरूरत पड़े कि भैया भाई उसको एसएलए पढ़ना है तो तुम बता क्या लिखना है। तो इसमें प्रॉपर ये होना चाहिए कि सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए कि दोनों पार्टी का परसेप्शन सेम होना चाहिए। कई बार क्या होता है दोनों पार्टी का परसेप्शन अलग अलग है। वो एक लाइन पढ़ रहा है उसका परसेप्शन आ रहा है कि मेरे को ये करना है, और दूसरी पार्टी का जो है परसेप्शन कुछ और आ रहा है। होते हैं कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नॉर्मली उसके अंदर एम्बिग्यूटी रखी जाती है। वो अपनी कुछ इसकी टर्म्स रखते हैं जिसकी वजह से वो आपके ऊपर प्रेशर कर सकते हैं। मतलब एक छोटा सा वर्ड होता है एक्सेट्रा, तो उस एक्सेट्रा में हम लोगों ने बहुत सर्विसेज दी है। एक हमारा एग्रीमेंट हुआ था ओएनजीसी पिछले ऑर्गेनाइजेशन था, तो उसमें वर्ड लिखा कस्टम इंस्टॉलेशन। नॉर्मली वो वर्ड मिस कर दिया हमारी टीम ने। जब एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मैं उसका देखा, मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा कि क्या क्या चीजें मैं करनी है, तो मैंने तो उसकी डेफिनेशन मांगी कि इसमें कस्टमाइज क्या करना है, तो मेरी टीम के पास उसका आंसर नहीं। और उस कस्टमाइजेशन वर्ड का जो इम्पैक्ट था वो कम से कम 25 लाख का। अगर जो हमें डिलीवर करना था हमने उससे 25 लाख ज्यादा का मटेरियल देना था। कस्टमर कह रहा है मेरे को यहाँ पे कैमरा रखना है, तो यहाँ मुझे लकड़ी का फ्रेम बना के दो, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके लिए भैया मेरी तो ये टेबल ऐसी है यहाँ का एस्थेटिक खराब हो जाएगा, मुझे टेबल लकड़ी की चाहिए। कस्टमाइज अगर आप आईटी में करा रहे हो कराओगे तो ऐसे होता है। तो ये गवर्नमेंट के क्लॉज होते हैं। मतलब अभी मतलब जब आप थोड़ा बहुत पे जाओगे तो आपको इस तरीके के क्लॉज और उसमें बहुत चीजें वो करेंगे, तो ये सब लिखी हुई होती है। तो सिंपल है कि सिंपल जितना हो सके उतना सिंपल होना चाहिए। इसमें हमारे को
कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट की हमारे पास पूरी अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है। उसकी एंगेजमेंट में पूरा मतलब उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है। अगर उसको से ऊपर की आप रिक्वायरमेंट समझ के आ गए और उसकी रिक्वायरमेंट को सॉल्व किया, सर्विस को सॉल्व दे दो, तो वो आपको प्रॉपर जस्टिफाई होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, और उसे अंडरस्टूड करोगे। ये पूरा सर्विस लेवल एग्रीमेंट करते हुए ये सारी चीजें होती हैं। मॉनिटरिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट, मतलब हमारा जो भी डिवाइसेस होते हैं सबको हम लोग प्रॉपर मॉनिटर करते हैं। आजकल डेट में डेस्कटॉप, लैपटॉप ये भी मॉनिटर होते हैं। इसके लिए कई अलग अलग डीएलसी लगते हैं। ठीक है, जिसके अंदर पूरा उसका पोस्टर चेक होता है कि उसके अंदर पैचेस अपडेट है नहीं है, एंटीवायरस अपडेटेड है नहीं है। अगर एंटीवायरस अपडेट नहीं है तो उसकी जो है उसको एक्सेस बंद कर दो। ये सारी चीज़ें उसके अंदर टेस्ट होती हैं। तो हर लेवल पे मॉनिटरिंग और ये इवेंट्स होती है कि किसी तरीके का कुछ इंसिडेंट ना हो। ठीक है, तो हमारे जितने सर्वर्स और डेटा सेंटर के इन्वायरमेंट होते हैं, तो डेटा सेंटर के इन्वायरमेंट में तो एसी, आपका यूपीएस, इवन सीडीयू, रैक, इन सब की मॉनिटरिंग की जाती है। तो उसके भी अपने कई ऐसा होता है कि कई जगहों पे मॉनिटरिंग और सर्विस टूल आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं। वहाँ पे सीपीयू का यूटिलाइजेशन 60 या 70 पहुंचा, इधर आपकी टिकट लॉग हो गई। ऐसा नहीं कि उसमें कोई वहाँ से देख के लॉग पड़ेगा। आपके मॉनिटरिंग टूल ने अलर्ट भेजा विक्टिम टूल को, चलिए इसका सर्वर का सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% आ गया, 75% आ गया, थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया। इधर टिकट, उधर उसकी पावर सप्लाई फेल हो रही है, इधर टिकट ब्लॉक, और तुरंत वो असाइन L1 L2 जो भी रिसोर्स रहेगा उसको असाइन हो जाएगी। भाई आपकी नॉर्मली जो छोटे स्विचेस होते हैं वो L1 लेवल पे हो जाते हैं, जहाँ पे क्रिटिकल डिवाइसेस होते हैं वो L2 लेवल पे और L3 लेवल पे, और वही उसके हिसाब से प्रायोरिटी उसकी डिसाइड होती है कि भैया मेरा सर्वर में किस तरीके का इशू है। मेरी दो पावर सप्लाई है, P1 P2 की बात करें, सर्वर के अंदर 3 पावर सप्लाई है। अब 3 में से एक फेल हो गई, 2 पे चल सकता है मेरा सर्वर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 फेल हो गई, 2 फेल हो गई, क्या होगा? अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, अगली फेल हुई तो मेरा सर्वर कर जाएगा। तो उसमें T1 कॉल रेज होती है और उसके SLAs होते हैं कि भैया 4 घंटे में या 3 घंटे में मुझे पावर सप्लाई दूसरी चाहिए। तो हम लोग पूरा उसका डिटेक्शन करते हैं, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स टू इवेंट होता है। इसमें हमारे जो टूल्स आज की डेट में यूज होते हैं, जैब्रिक्स हो गया, मिगोस, प्रोमेथेस, ये सब यूज होते हैं मॉनिटरिंग एंड अलर्ट के लिए, इवेंट्स के लिए। ये नॉलेज मैनेजमेंट। देखो कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप उसको प्रॉपर लॉग नहीं करोगे या उसके बारे में, इंसिडेंट के बारे में आप किसी दूसरे को नहीं बताओगे, तो कभी भी जब वो दोबारा इन फ्यूचर अगर वो होती है इंसिडेंट या प्रॉब्लम, तो वो दूसरे को नहीं पता होगा कि इन्होंने क्या किया था या इन्होंने क्या किया था पहले उसी के। तो ये हमेशा इम्पोर्टेंट है कि उसकी प्रॉपर नॉलेज मैनेजमेंट होना चाहिए, लेसन लर्न होना चाहिए कि भैया ये हुआ था तो हमने ये स्टेप फॉलो करे थे और इससे हमारे को आउटकम ये आया था। तो नॉलेज मैनेजमेंट टूल अपना इसी के अंदर हम लोग रखते हैं, जिससे कल कोई इंफॉर्मेशन आए उसके एफएक्यू बन जाए कि भैया मेरा ये यूजर लेवल पे एफएक्यू चला गया कि आप उसमें अपने क्वेश्चन डालो, तो अगर वो एफएक्यू में है तो वहीं पे उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वरना सर्विस टीम के पास एक एफएक्यू होते हैं कि सर आप जब बात करते हो यूजर को नॉर्मली यही होता है ना कि अच्छा सर आपने पावर चेक करी, आपने उसका देखो कहीं माउस का खत्म नहीं हो गया। तो ये उस तरीके के एफएक्यूज होते हैं जो नॉर्मल हमारे छोटे छोटे इंसिडेंट से बन के आते हैं। उसमें रीस्टार्ट करना है, कीबोर्ड को आप दोबारा अनप्लग करके प्लग कर दो, तो
वो इन इंफॉर्मेशन से गैदर होते हैं और उसके बेस पे अगर आज आगे जाके आपने कोई टूल भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, ऑटोमेशन टूल, चैटबॉट, तो वो भी आपके नॉलेज मैनेजमेंट से ही इंटीग्रेट होगा। उसके पास कोई अपने आप इंफॉर्मेशन नहीं आएगी चैटबॉट के पास, तो वो नॉलेज मैनेजमेंट टूल से ही अपनी इंफॉर्मेशन लाएगा और उसके बेस पे वो आपको रिजोल्यूशन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस टाइम टू रिजॉल्व इंसिडेंट एंड रिक्वेस्ट, आपका टाइम रिड्यूस होगा भाई, आपके पास नॉलेज बेस है, पता है यार ये प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है, तो आप इसको जो है तरीके से रिजॉल्व कर दो। प्रिवेंट डुप्लीकेट एफर्ट, अब ऑब्वियस है कि एक मैंने काम किया उसमें 4 घंटे लगाए थे, सेम प्रॉब्लम दूसरी जगह आ रही है, तो मैं या तो 4 घंटे फिर से लगाऊं या मैं उस नॉलेज बेस में काम करूं और उसे 1 घंटे में रिजॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, अनेबल सेल्फ सर्विस फॉर यूजर्स, जो हम चैटबॉट की बात करते हैं, एफएक्यूज की बात करते हैं, ये सब नॉलेज बेस के थ्रू आता है। और इससे हमारा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट भी बनता है कि भाई आपकी जो नॉलेज बेस है उसके बेस पे जो लेसन लर्न आए, तो हम उसके बेस पे रूट कॉज का एक एनालिसिस करके रखते हैं। रूट कॉज बताता है कि यार ये प्रॉब्लम या ये इंसिडेंट इस प्रॉब्लम की वजह से आया, तो हम मान लिया कोई ऐसी चीज है कि हम लोग मॉनिटर नहीं कर रहे थे, ठीक है, कि सर्वर की कोई पर्टिकुलर इवेंट्स है, हमने उस पर मॉनिटरिंग नहीं लगाई, लेकिन जब हम लोगों ने उस पर रूट कॉज एनालिसिस करा और ये इन्फॉर्मेशन मिली कि यार ये तो इंसिडेंट आता है और इस मतलब इंसिडेंट के होने से पहले ही ये इवेंट हमारे पास आ जाती है, तो हम उस पर एक कोरिलेशन लगा सकते हैं कि भैया अच्छा ये है, तो उस पर आप ये इवेंट लगा के रखो, जैसे ही ये ट्रिगर करे अपना जो है हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो उस इंसिडेंट तक पहुंचने से पहले ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस पूरे रहते हैं। इसमें हमारे पास फिर उससे ट्रबल शूटिंग स्टेप्स बन जाते हैं, एफएक्यूज आ जाते हैं और नॉन एरर आर्टिकल्स हमारे पास हो गए, तो भैया ये नॉन एरर है, ये तो ओईएम के पास पेंडिंग है और रिजोल्यूशन होने में टाइम लगेगा, 60 डेज का पहले बोला था, अभी 40 डेज अभी बच गया। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस जो हमने उस टाइम पे यूज किए थे, मैंने कौन कौन सी प्रैक्टिसेस या प्रोसेस यूज किए थे, वो मेरे डॉक्यूमेंटेड हो जाते हैं। तो ये अभी हम जो बात कर रहे थे सर्विस डेस्क, तो इसमें सर्विस डेस्क जो टूल्स होते हैं हमारे यूज होते हैं, उसमें आपका सर्विस नाउ हो गया, हीरा हो गया, तो इसमें क्या है कि हमारी एक टीम बैठती है सर्विस डेस्क की, उसके पास उसका एक्सेस होता है, आपको इशू आ रहा है आप उनको कॉल करोगे, वो उसकी टिकट लॉक करेंगे या आपको कोई मेल का वो दे देंगे कि भैया आप ये कीवर्ड उसके सब्जेक्ट में डालो, ये मेल भेज दो, टिकट लॉक हो जाएगी, कॉल के बेस पे हो जाएगी, आपके भी आप पे कोई और रेज कर सकता है, आपका मैनेजर या आपका कलीग। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इसमें कॉल आउट होते हैं। इसमें क्लियर पाथ मिलता है यूजर टू रिपोर्ट इश्यूज, क्वेरी, रिक्वेस्ट एंड हैव देम नॉलेज क्लासिफाइड ऑन एन एक्शन। ठीक है, ये आपके आज की डेट में चैट के थ्रू भी जो है केस लॉग होते हैं। आपका एक चैटबॉट हो गया, चैटबॉट में आपने डाला, उसने अपने पहले आंसर दिए, आपने कहा नहीं यार रिजोल्यूशन, हाँ देखिए हमारे आईटी में हमने एचपी का टूल ले रखा है, एचपी एलिवेट। तो एचपी एलिवेट इसमें चैटबॉट, अगर उससे हमने अपने एफएक्यूज और वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रबल शूटिंग स्टेप्स सब उसको दे दिया, वो पहले आपसे वो करवाएगा, अगर उसके बाद भी रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है वो सर्विस नाउ पे जाके केस लॉक कर देगा, मतलब वो एआई उससे रिकमेंड करेगा कि भाई ये और हमारे जैसे अभी इवन अगर हमारे पास एचआर का भी है, उसे सैम बोलते हैं लोग, तो मेरे को एचआर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, मैंने सर्विस रिक्वेस्ट डाली कि यार मेरा जो है कितनी लीव्स बैलेंस है, तो मेरे को वो चैटबॉट से क्यों आ जाता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ तो उससे पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो हमारा ईमेल हो गया, इवन सोशल मीडिया से इंटीग्रेशन होते हैं, आप फेसबुक पे डाल दो, ट्विटर पे डाल दो, ये भी केस लॉग होते हैं। ठीक है, चैटबॉट के थ्रू हो गया और व्हाट्सएप के थ्रू हो गया। व्हाट्सएप पे आप यूज करते होंगे, कभी आपने पैनासोनिक का यूज किया डिवाइस एसी जैसे होता है, तो एसी पे आप वहाँ पे जाके ना उनके व्हाट्सएप पे डाल दो, तो आपको वहाँ पे देंगे ऑप्शन, फिर उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट डाल दो वहाँ पे, तो ये मेरे को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवानी है, मेरा फॉल्टी है, फेलियर है, वो सब उसमें ऑप्शन आते हैं और वहीं से ही केस लॉग हो जाता है। आपके कई बैंकिंग है, बैंकिंग में ऐसे कभी बोर्ड के बोर्ड से नजर आता है, बोर्ड के बोर्ड से ना आप चैटबॉट और व्हाट्सएप और इन सब चीज़ों के केस लॉग कर लेते हैं वो लोग। बाकी सर्विस पोर्टल हो गया, आपका सीधा पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, आप वहाँ जाके अपना केस लॉग कर लो। वॉकिंग सर्विस है, ठीक है, आपके पास आईटी का इंजीनियर आ रहा है, आपने बता दिया उसे, उसने केस आपके लिए वो कर दिया, या आप उसके पास चले गए। ठीक है, फोन कॉल्स पे नॉर्मली होते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके मतलब हर एक की जितने भी स्क्रिप्टिंग टूल्स होते हैं सब में इस तरीके से आज की डेट में अवेलेबल हैं और ये सारे फीचर्स अवेलेबल रहते हैं टिकट रेस करने के। क्योंकि ये लाइसेंस कॉस्ट होती है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का बजट है, एक्सपेंस है, वो उसके बेस पर डिसाइड करती है कि भाई मैं इस लेवल पे जाना चाहता हूँ, हाँ या ना, उसके बेस पर वो फाइनलाइज करती है। इसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है सर्विस डेस्क में, एडवांस टेक्नोलॉजी जो इंटेलिजेंस टेलीफोनी हो गया, वो जो सर्विस डेस्क में उनको होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल फोन लेके बैठा है, 10 लोग बैठे तो कस्टमर के पास सभी की आवाज़ें जा रही हैं, वो इंटेलिजेंट होता है तो उसमें नॉइज कैंसलेशन और ये सब होता है। ठीक है, आपकी वॉल्यूम घटाने बढ़ाने का भी, यूजर के पास नहीं जा रहा तो माइक का लेवल बढ़ाने का, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, वर्कफोर्स मैनेजमेंट के भी कितने रिसोर्सेज मेरे को वहाँ पे चाहिए एक सर्विस डेस्क पे, एक 4 से काम हो जाएगा। अब 24/7 चलाना है तो ज़्यादा करने पड़ेंगे। इवन आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग पर ये रहती है कि भाई आपका जितने भी टिकट लॉग होंगे जब फोन कॉल के थ्रू आएगा तो उसकी रिकॉर्डिंग अपने पास रखी जाएगी। इवन अगर मेल से आएगा तो मेल का स्क्रीनशॉट उसके अंदर रहेगा। ये सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं कि भाई वो टिकट लॉग हुआ तो किस लिहाज से रिकॉर्ड हुआ। अगर कोई मॉनिटरिंग टूल के थ्रू आया है तो उसकी भी मेल के थ्रू आते हैं वो, तो उसके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और उनका सबका टाइम पीरियड होता है कंप्लाइंस के हिसाब से। बैंकिंग में है तो 2-2 साल तक के भी आप रिकॉर्ड हो सकता रखते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड एंड मॉनिटरिंग टूल्स, तो हर एक का एक डैशबोर्ड होता है भाई, सामने एक व्यू आएगा, मेरे पास 10 टिकट ओपन है, इसमें पे वर्किंग प्रोग्रेस है, ये अभी होल्ड पे डाल दिए कस्टमर ने। ठीक है, ऐसे भी एक सिचुएशन आती है जहाँ पे कस्टमर कहता है कि अभी नहीं करते, अगले हफ्ते करेंगे, आपका एसएलएस बीच हो जाएगा ना। अगर आपने उसे होल्ड पे डाल दिया कस्टमर का बाय नहीं लेके, तो आपका एसएलएस बीच, लेकिन उसमें कस्टमर का बाय इन ऐसा नहीं वर्बल होता है, मेल पे प्रॉपर कम्युनिकेटेड होना चाहिए। रिकॉर्डिंग वगैरह या फिर आप ईमेल का स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी वो होना चाहिए। ऐसा फोटो से होता है या आप नॉर्मली क्या होता है, देखो जब इस तरीके के रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं, या तो ये होता है कि आपने कस्टमर से बात करी, आपने कहा यार सर एक मेल डाल दो कि भाई हमें एक सर्विस। कुछ अच्छे कस्टमर होते हैं आपको मेल पे कंफर्मेशन दे देते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते। ठीक है, तो जो अच्छे नहीं होंगे तो उसके लिए हम मेल डाल देते हैं। ठीक है, तो हर एक अच्छा नहीं होता, तो उसमें क्या होता है मेल में लिखा एज कंफर्म या एज डिस्कस कि भैया आप टिकट फॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं और उसको वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना। वर्कफ्लो सिस्टम हमारा एस्केलेशन लेवल किस तरीके से सेट है, किस टाइम पे किसको एस्केलेट होना है, वो सारा एक वर्कफ्लो सेट होगा।
अगर L1 नहीं कर रहा तो L2 किस पे जाएगा, ठीक है। और पूरा एक फ्लो बनता है इसके अंदर, L3 में किसके पास जाएगा, दूसरा इशू होगा तो वो किस पे जाएगा, उसकी एस्केलेशन किस पे जाएगी, तो वो पूरा एक वस्तु होता है। मान लीजिए कोई अप्रूवल प्रोसेस है, ये कोई भी चेंज मैनेजमेंट का वो है, तो अब क्या है कि कई चेंज बहुत क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल होने में मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या है, मेरे को आपका अप्रूवल चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर इंफ्रा पे इनके एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। इनका भी अप्रूवल ले लेंगे, इनके एप्लीकेशन के यूज करना है, वो भी पता होना चाहिए, तो ये भी अप्रूवल देंगे। तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट ये होता है। तो उससे पूरा वर्कफ्लो बनता है कि किस किस का अप्रूवल, मान लिया ये पर्टिकुलर सर्वर पे या ये पर्टिकुलर डिवाइस पे आपको काम करना है, तो उसका मेरा वर्कफ्लो ये है, इन 4 लोगों का अप्रूवल आएगा तब ये चेंज इम्प्लीमेंट होगा या तब ये डाउन टाइम मिलेगा। तो वो पूरा सेट होता है। नॉलेज बेस हो गया कि जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन इंसिडेंट से रिलेटेड है वो यहाँ पे नोटेड डाउन होती है इसके अंदर। रिमोट एक्सेस टूल्स हमारे जैसे वेबएक्स हो गया, टीम व्यूवर हो गया, एनीडेस्क हो गया, और तो ये सारे जितने टूल्स हैं ये आपके अवेलेबल होने चाहिए। आपको किसी का एक्सेस लेना है तो आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। कंपनी में आरडीबी कर लेते हैं, मैं आरडीबी ऑन किया उसका एक्सेस ले लिया, चलो एक बात बताओ, जैसे कि हमारे पास एसएलए मल्टीपल कंपनी का है, ठीक है, हाँ। मल्टीपल कंपनी का एसएलए हमारे पास, और क्या हम एक ही लिखते टूल में सबको एक साथ मैनेज कर सकते हैं? जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन काफी कुछ कंपनी की आस होती है कि आप शेयर्ड यूज कर लो, फिर वो कोई दिक्कत नहीं। किसी कंपनी की आस होती है नहीं, मेरा जो भी डेटा है वो एक सेपरेट सर्वर पे या सेपरेट स्टोरेज में होना चाहिए जिसका एक्सेस किसी के पास नहीं है। तो उस तरीके से अलग पूरी अलग कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग यूज करते हैं। सर्विस नाउ है, सर्विस नाउ व्हाट्सएप में यूज कर रहा है, उसमें वो आपका एक पर्टिकुलर इंस्टेंस बना देती है। ये उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सिर्फ आपकी कंपनी एक्सेस करती है, आपका सर्विस एक्सेस करता है, आपके यूजर कोई थर्ड पार्टी आपको एक्सेस नहीं करता। अगर आप जब जाके सर्विस नाउ स्लैश करके अपनी कंपनी में डाल दो तो आपके वाला इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी एक प्रैक्टिसेस में है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ये आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है वो पूरा नोटेड होती है। जैसे स्विचेस के केस होते हैं, राउटर्स के होते हैं और सर्वर्स के होते हैं, जो उनमें आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है उसका एक पूरा स्क्रीनशॉट पूरा एक वो रखा जाता है। तो उससे क्या है कि आपने कोई चेंजेस कर रहे हैं तो आपके पास ये है कि मैंने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ये थी, मैंने बी करी, प्रॉब्लम आ गई तो मेरे पास अवेलेबल है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम में ये सारा लॉग बनाता है। ये टूल्स है अपने जीरा और सर्विस नाउ मेन टूल है, सबसे ज़्यादा यही यूज होते हैं। बाकी आपकी बहुत है, एवरेज टीम है, अगर अलग अलग कंपनियां यूज करती हैं। तो किसी का होता है कि मैं अभी जीरा और दोनों इंडिया के नहीं है। अब गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहते हैं मेरे को तो सिस्टम यहाँ का चाहिए, तो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये भी सीधा की यूज करके होंगे। तो उसका अलग अलग एवरेज हो गया जिसमें और भी आ जाता है। सीधा भी तो उधर यूज मत करता है।
तो इसमें मतलब जो है, अब अगर हम बात कर रहे हैं बेनिफिट, तो इंजीनियर्स तो हैं, आपके पास एक डिफाइंड प्रोसेसर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो एल1 इंजीनियर है, ठीक है, मेरे को एक घंटा ही उस टिकट को देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो ये आपके वो रहेंगे कि भैया मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर जाना है, वो ऑटोमेटिक चलेंगे। तो हर एक कॉल के हिसाब से, हर एक यूजर के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से डिसाइड होता है कि कितनी देर उससे हम दे सकते हैं। मतलब वो अपने आप उसके अंदर सर्विस नाउ के अंदर फीचर्स भी होते हैं कि भैया अगर 1 घंटा लेवल से रहा नहीं हुआ, उसके अंदर पूरा SLA भरा जाता है, अभी मेरा ये SLA है, इसके हिसाब से मेरे को पूरा डिलीवर करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के भाई स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हो रहा है। ऑडिट्स अगर आते हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल हैं। ऑडिटर बाद में आगे यार इसका तो कोई तुम्हारे पास प्रूफ ही नहीं है, तुम कह रहे हो कि यार इस वजह से तुम्हारी ये ट्रांजेक्शन फेल हुई। जैसे बैंकिंग सेक्टर होता है, बैंकिंग सेक्टर में नॉर्मली क्या होता है कि सारे कोई सिस्टम फेल हो गया, ट्रांजेक्शन नहीं हो पाई, ऑडिटर ने आगे क्वेश्चन करा, कोई जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स है, नॉलेज बेस्ड है और हर चीज़ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इसके अंदर है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी कि भैया ये था, जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ था, उस दिन ये इंसिडेंट हमारा था। तो हमारे पास वो नॉलेज बेस्ड रहता है, ठीक है, वो आर्काइव में रख लेते हैं कि भाई अगर कल कुछ होता है तो आपके पास अवेलेबिलिटी है उस चीज़ की। और हर चीज़ प्रोसेस के हिसाब से हो रही है। आपने जो डिफाइन किया हुआ है कि भाई मेरी ये साइट 99% अप रहती है, ठीक है, तो 99% का आपका इंश्योर करता है कि भाई उतना आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप सब SLA के अंदर अगर काम कर रहे हैं। अब कोई इंसिडेंट ऐसे हो गए जिसका आपको किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी फिर कुछ नहीं कर सकता। एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्लैरिटी रही है कि मेरा सारा काम प्रॉपर से प्रोसीजर से आगे, ठीक है। एंड यूजर को पता है कि मैंने अगर कंप्लेंट्स करी है तो मेरा रिजोल्यूशन होगा। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे सर्विस डेस्क करी है, वहाँ पे पता नहीं आपने कॉल करा, सर्विस भेज रहा हूँ, तो 10 घंटे में आएगा, 2 घंटे में आएगा, कोई काम भरोसे नहीं। तो यहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो जाती है कि यूजर को भाई मेरा वैल्यू जो मेरे को सर्विसेज मिल रही है वो प्रॉपर मिल रही है और टाइमली मिल रही है। अब ये मिसकंसेप्शन होता है कि भाई ITIL जो है सिर्फ एक कंपनी, तो ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस एक छोटी से छोटी कंपनी भी यूज कर सकती है, उसके बेनिफिट ले सकती है, और बड़ी कंपनियां जहाँ बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है वो भी इसका बेनिफिट ले सकती है। ठीक है, ये एजाइल एंटी एजाइल तो 2019 से पहले मतलब ये था कि एजाइल इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। एजाइल क्या होता है कि आप जब कोई अपना कुछ भी डिलीवरेबल्स दे रहे हैं, छोटे चंक में देते हो। मान लिया आपको पूरा एप्लीकेशन डेवलप करना है, अब एप्लीकेशन डेवलप करने में आप लोग इसको बना रहे हो, आपने पूरा एप्लीकेशन डेवलप किया, कस्टमर के पास गए, कस्टमर का नहीं यार कुछ सब बेकार है, वापस काम कर दिया। 6 महीने आपने मेहनत करी, जीरो। एजाइल में क्या कहता है, आप मिनिमम एक डिलीवरेबल बनाओ, वर्केबल डिलीवरेबल। आपने जो पहले बताया था वही उसे रिपीट करो। तो एजाइल उसने का एजाइल वर्ड यूज ज़्यादा नहीं करा, उसने हाइड्रेशन वर्ड। तो एजाइल में छोटे छोटे डिलीवरेबल और वर्केबल डिलीवरेबल बनाओ। ठीक है, आपने इस सामने डैशबोर्ड बनाया, दिखाया, फिर ऐसा आपका व्यू आएगा। ओके, कोई कलर या कुछ या कहीं कुछ चेंज करना आप बता दीजिए।
उसने कहा हाँ यार ठीक है, इसमें बस ये थोड़ा सा changes करके आ जाओ। आप नेक्स्ट जब डिलीवरेबल में जाओगे तो आप वो वाले चेंज करके लाओगे और नया कुछ लेके जाओगे, तो वहाँ पे आपके पास तुरंत फीडबैक भी आ रहा है और आपका उधर प्रोसेस भी हो रहा है। अब 6 महीने बाद ये जो होगा कि 6 महीने बाद क्या कस्टमर चेंज बोलेगा, उसका भी डर नहीं, क्योंकि हर 15 दिन में इसके स्प्रिंट्स होते हैं एजाइल के, तो वो आइडियल के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो एंटी एजाइल नहीं है। मतलब इसका मेरा तो बताने का था, इट इज नॉट एंटी एजाइल। आज ये एजाइल के लिए जो है यूज करता है स्टैंडर्ड, ये डेवऑप्स के लिए यूज करता है, और ये यूज करता है आपके ये लीन मैनेजमेंट। लीन मैनेजमेंट जो है नॉर्मली बोलते हैं रिमूव द वेस्ट। ठीक है, कई प्रोसेस ऐसे होते हैं जो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं या कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जिसकी वजह से वेस्टेज बढ़ रहा है, तो लीन मैनेजमेंट उन प्रोसेसेस को हटाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आईटीएल के सारे प्रोसेस हर एक कंपनी के लिए अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आईटीएल इज जस्ट डॉक्यूमेंटेशन। ये लोग मिसकंसेप्शन होता है कि यार ये तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए है और कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं है। इसकी से आपके बेनिफिट्स बहुत हैं। आप प्रोसेस में रहते हो तो बहुत चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलता है, कस्टमर हैप्पी रहता है। ठीक है, तो भैया मेरे को डिलीवरी सही से मिल रही है, सर्विसेज सही मिल रही है, मैं उसको मेजर कर पा रहा हूँ वैल्यूज को। ठीक है, और मेरे पास मंथ एंड में जब बिलिंग आ रही है तो मेरे को पता है कि भाई वो डिलीवरेबल्स उसमें सही से डिलीवर करे थे या नहीं करे थे, तो ये सब चीज़ें उसे मिल रही हैं। यूज़र खुश है, उसके साथ जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी खुश है कि भैया मेरा कोई ऐसा नहीं है कि बिलिंग एंड पे जाके हम लड़ रहे हैं तो सर 95% था, नहीं 99 था, दोनों आपस में लड़ रहे हैं और डॉक्यूमेंट किसी पे नहीं, तो वो सब आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आईटीएल वो सब प्रोसीजर आपसे फॉलो करवाता है। अब इसमें क्या है कि ये जो प्रोसेस है पूरे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जब आप लोग फील्ड में जाओगे तो आपको या तो वो इम्प्लीमेंटेड मिलेंगे। COM
पकड़ के जाता है क्या पता नहीं क्या बात मैं भी चल रहा हूँ भूख लगी है अरे भाई भूख लाया है क्या लाया अरे बहुत इम्पोर्टेंट हो गया ये जब तक 7 बजे तक चलेगा मुझे तो इम्प्लीमेंटेड आपको वहाँ पे ऑलरेडी अब रिसोर्स को फर्दर लर्निंग तो आप इसके लिए अवेलेबल है तो इसके सर्टिफिकेशन ITL वर्जन 4 फाउंडेशन और प्रोफेशनल में सब सर्टिफिकेशन अवेलेबल है तो आप वहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हो यूट्यूब पे भी कुछ इसके वीडियोज अवेलेबल हैं तो आप इसको फर्दर लर्निंग अपना करके कोशिश करो कि अपना सर्टिफाइड हो जाओ क्योंकि जहाँ कंपनी में अगर आप लोगों की फ्री सर्टिफिकेट भी लगाते हैं ये लेवल अप करता है तो इसका पीपल सॉफ्ट के थ्रू है इसकी सर्टिफिकेशन आप वहाँ पे जाके कुछ करना तो इसका एक करना है थोड़ा अगर आप लोग IT फील्ड से जुड़ रहे हो और कोर्स फील्ड में जा रहे हो तो IDL फाउंडेशन का आपके पास सर्टिफिकेशन है ना तो आपको एड ऑन बेनिफिट देना है उसमें क्योंकि आपके इंटरव्यूज में या आपकी जब स्क्रीनिंग होती है रिज्यूमे की तो
इसकी आस्क रहती है उसका टाइम पीरियड वगैरह से मतलब सर्टिफिकेशन करने के बाद सर्टिफिकेशन करने का आप उसको भी कर सकते हो मतलब आप की कोर्स की मतलब डेट 6 months का है मैम ये। 1 month का या 2 months का। इतने बड़े कोर्स देखो ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ये नॉर्मली 1 या 4 दिन के होते हैं 1 या 4 दिन देखो मैंने आईटीएल वर्जन 4 का जब एग्जाम दिया था तो मेरे को दिन में मैंने ट्रेनिंग करी और शाम को एग्जाम दिया ठीक है तो मेरा 2019 का सर्टिफिकेशन है तो उस टाइम पे लॉन्च हुआ था ये कोर्स अभी का तो वो सेम डे में हमारी ट्रेनिंग हुई और शाम को एग्जाम हुआ What is it? Don't have certificate but we have skills and we can get into IT or not? देखो आपका जो है ना ये जब स्क्रीनिंग होती है रिज्यूमे स्क्रीनिंग अगर वहाँ पे आपके सर्टिफिकेशन लिखे हैं तो आपको एड ऑन बेनिफिट मिलेगा अदरवाइज क्या स्क्रीनिंग में मान लिया मेरी रिक्वायरमेंट है कंपनी में आईटीएल वर्जन कोर्स चाहिए या आईटीएल की नॉलेज चाहिए तो स्कैन करेगा कि सर्टिफिकेट है नहीं अवेलेबल No, knowledge is fine. Like अगर मेंशन कर देते हैं कि दैट ITL ठीक है देन आप डायरेक्ट को आंसर पूछने तो करेगा दैट यहाँ से सर्टिफिकेट और ऐसा देखो आपका जब भी स्क्रीनिंग होगी आपकी ज्वाइनिंग के टाइम आपसे वो सर्टिफिकेट प्रयास होना वो पूरे डॉक्यूमेंट आपसे ले जाएंगे उस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी इनके पास पोर्टल्स होते हैं कंपनियों के पास वहाँ जाके वो आपके नाम से सर्च करेंगे कि वो सर्टिफिकेट ऑरिजिनल है या नहीं है। अगर फॉल्ट हुआ तो सीधे टर्मिनेशन है और कुछ नहीं जॉइनिंग से कभी देखो अगर मान ले मैंने ये कहा अगर फॉल्ट हुआ मान ले उस टाइम पे आपकी ज्वाइनिंग से पहले क्या होगा कई बार इमीडिएट ज्वाइनिंग हो गई ज्वाइन करके आप बैठे हो 2 दिन हुए 2 दिन बाद उन्होंने उनके पास आई बीजीवी रिपोर्ट नेगेटिव ये सीधा टर्मिनेशन है कोई चांस नहीं होता मतलब इस तरीके के इंसिडेंट मतलब कॉर्पोरेट में बहुत होते हैं सैलरी एडिट करके सैलरी सैलरी स्लिप वाले हो गए एक्सपीरियंस लेटर भी हो रहा है एक मेरे साथ एक कितना था तो वो एक थर्ड पार्टी कंपनी में लगा हुआ था तो आर्मी में हम लोग साथ में बैठे थे तो वहाँ पे उसका क्या हुआ कि ऑरेंज में उसका सिलेक्शन हुआ ऑरेंज ज्वाइन कर लिया पुरानी कंपनी में मतलब 27 को उसकी ज्वाइनिंग हो गई और 29 या 28 का उसको रिलीविंग मिला ज्वाइनिंग 27 में 28 का रिलीविंग है वो बेस पे कंपनी ने उसे नोटिस पकड़ा दिया कि आपके डुअल एम्प्लॉयमेंट आ गया और वो गलती करती थी वो छोड़ तो आया था लेकिन रिलीविंग नहीं दिखा और उन्होंने रिलीविंग करके एक दिन बढ़ा दिया जॉइनिंग से मुझे हाँ तो कंपनी बारीकी से देखती है और अब तो और ज़्यादा जिसमें देखे ना इंफॉर्मेशन है हर जगह है अवेलेबल आपके कॉलेज आपके सब जगहों पे उनके पास एक API होते हैं कि डायरेक्ट वहाँ से लिंक रहते हैं आपका लॉगिन करके आप इस ऑफिस में जो मार्केट और ये सब चीज़ें भी करेंगे और जो कोई भी सर्टिफिकेशन करते हैं बेनिफिट हमेशा होता है आज नहीं कल मिलेगा मिलेगा ठीक है और कोई क्वेश्चन आप लोगों पर फर्दर तो ठीक है इसमें फर्दर आप लोग अगर पढ़ोगे इसके बारे में अब आपको एक बेस नॉलेज मिलेगी वो भी 4 घंटे में इतना तो 4 घंटे या 2 घंटे की तो 2 घंटे में इससे ज़्यादा जितना लिटरेरी था उसके हिसाब से 2 घंटे में ही कवर हो गया इससे आप लोग अपना रिसर्च करोगे आज की डेट में चैट जीपीटी में वो हो गया एक और ITIL और ITSM में डिफरेंस क्या है जो हमारा जो फ्रेमवर्क है वो ITSM है और उसके जितने प्रोसीजर वो है वो आपके ITL के थ्रू ITSM एक प्रोसेस है जिसमें सर्विस मैनेजमेंट सर्विस डिलीवरी और उसके लिए डिफाइन करना है ITIL प्रोसेस का ITISM के अंदर ITIL आता है ऐसा ये
ITSM को इस तरीके से हेल्प कर रहा है ITS प्रोसेस बनाने में। उसकी भी सेम प्रोसेस है या थोड़ी अलग है? प्रोसेस तो ITS की प्रोसेस है ना। और सबसे पहली जो स्लाइड थी ITS is a globally recognized framework for ITSM. ये framework है। मतलब ITSM इस ITL को यूज करता है अपने पूरे को करने के लिए। तो हमारे जितना सर्विस मैनेजमेंट चलता है सब ITL ही यूज करता है। क्योंकि हमारे देखो दो डोमेन होते हैं, एक होता है सर्विस डिवीजन और एक होता है सर्विस मैनेजमेंट। डिलीवरी क्या है? अब आपने मेरे से कोई चीज मांगी, अब मेरे पास मेरे घर में एक राउटर है, तो इसकी टीम एक अलग होती है, वो सॉल्यूशन करने आती है, वो एज ए प्रोजेक्ट काम करती है फॉर टाइम पीरियड, फॉर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है। हर एक प्रोजेक्ट का एक स्टार्ट डेट और एंड डेट होता है, वो पर्टिकुलर टाइम में क्लोज करना है। उसने अपना काम खत्म किया, उसने आपसे साइन ऑफ लिया, पेमेंट हुई, स्टार्टअप रहेगा। अब वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद स्टार्ट होता है उसका मैनेजमेंट, उसकी सर्विस इंश्योरेंस, तो वो हमारी सर्विस मैनेजमेंट होती है। जो आपके माने आपने कॉल करा, आपने कॉल रिकॉर्ड करना है, उसको लॉक करना है, उसका जो है आगे बंदा फाइंड कर देना है, आपके यहाँ बंदा आएगा, मैनेजमेंट सर्विस मैनेजमेंट, तो ऑपरेशन और प्रोजेक्ट दो अलग अलग होंगे। तो हम यहाँ पे जितनी बात कर रहे हैं ITS में, ये सर्विस वाला काम होगा, ऑपरेशन का काम, ये ऑनगोइंग वर्क है, इसका कोई स्टार्ट एंड नहीं होगा। जिस दिन आपने प्रोजेक्ट डिलीवर किया वहाँ से मेरा ऑपरेशन स्टार्ट होता है, जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल हो, 7 साल हो, 10 साल हो, तो वो मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करता है। Any other question? Wrap up करेंगे? Yes. Thank you for your valuable time. आपसे लेना सर है? इसको टाइगर पर तो सर आपने प्रयास करवा देंगे। हमारी वैसे में 2 मेरे चैनल में आने की क्या मार दे भाई। भाई चाय आ रही है? भाई चाय ले पूरा मट्टी मट्टी दे कर हम मट्टी मट्टी लेके आए किससे गुड मॉर्निंग। अरे जोड़िंग के बाद किसी सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट जोड़िंग के बाद जी अलग है पेपर है भाई मंडे को है ना ये पढ़ाएंगे सर चाय ना बैठो, चाय समोसा मोमो कुछ सर हमारे काम कुछ मांग रहे सिलेक्शन इसका कोई रोल है सर? हाँ रोल है।